गुड मॉर्निंग डियर ऑल स्टूडेंट्स। तो आज का आपका टॉपिक है हिमेटोलॉजिकल डिसीजेस और ब्लड डिसऑर्डर्स। ठीक है, तो ब्लड डिसऑर्डर्स मतलब आपके ब्लड से रिलेटेड जितने डिसऑर्डर्स होते हैं वो सब आपके आ जाएंगे इस टॉपिक में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, तो ये आपको नॉर्मल चीज़ें, ये आपको सबको पता है, आपने सबने पढ़ा है इस चीज़ों को कि आपका होल ब्लड में क्या क्या रहता है। आपका कंटेंट अलग अलग रहते हैं। आपका प्लाज्मा रहता है, आपका सेलुलर कंपोनेंट है। प्लाज्मा में आपके ये सारी चीज़ें हैं, आपका अमीनो एसिड, न्यूट्रिएंट्स, नाइट्रोजनस वेस्ट, इलेक्ट्रोलाइट्स, गैसेस, प्रोटीन। 3 प्रोटीन होते हैं आपका, एल्ब्यूमिन, फाइब्रिनोजेन और ग्लोब्यूलिन्स। ठीक है, तो ये आपने पढ़ लिया है पूरा। उसके बाद आपका सेलुलर कंपोनेंट की बात करेंगे तो आपकी 3 चीज़ें होती हैं। एक आपका ल्यूकोसाइट जिसको हम लोग व्हाइट ब्लड सेल ही बोलते हैं, प्लेटलेट जिसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट, उसके बाद आपका इलेक्ट्रोसाइट जिसका रेड ब्लड सेल। ठीक है, उस व्हाइट ब्लड सेल को भी 2 टाइप में डिवाइड किया गया है, आपका ग्रेनुलोसाइट्स और ए ग्रेनुलोसाइट्स। ठीक है, तो वो ग्रेनुलोसाइट को भी हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, आपका न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और इओसिनोफिल। उसके बाद ए ग्रेनुलोसाइट भी आपको 2 टाइप का हो जाता है, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट भी आप अगर आगे पढ़े हैं तो आपको पता है, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट। ठीक है, तो ये जनरल क्लासिफिकेशन है आपके ब्लड का जो आपने पूरा पढ़ लिया है। ठीक है, तो ये आपका कंपोजिशन ऑफ ब्लड, जो कंपोजिशन आप पढ़े हैं उसका है आपका कि आपका जो कंपोजिशन आपको दिख रहा है यहाँ पे, बहुत अच्छे से आप देख सकते हैं इस चीज़ों को। ठीक है, तो ये आपका जो येलोविश पार्ट है ये आपका प्लाज्मा हो गया, देन आपका मिडिल में व्हाइट ब्लड सेल। ठीक है, उसके बाद आपका रेड ब्लड सेल। ठीक है, तो ये उसका अमाउंट भी दिख रहा है यहाँ पे कि आपका जो प्लाज्मा होता है वो ज़्यादा होता है 54.3%, आपका रेड ब्लड सेल 45% और आपका जो व्हाइट ब्लड सेल है वो आपका 0.7%। ठीक है, अगर आप उसको जूम करके देखेंगे तो ये आपका व्हाइट ब्लड सेल हो गया, देन ये आपका रेड ब्लड सेल हो गया। तो ये कंपोजिशन भी आपने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो ये आपका नॉर्मल कंपोजिशन है आपका ब्लड सेल्स का या ब्लड का। ठीक है, तो प्लाज्मा होता है आपका, रेड ब्लड सेल होता है और व्हाइट ब्लड सेल होता है। उसके पीछे हम लोग देख लिए कि आपका प्लाज्मा में क्या क्या होता है और आपके सेलुलर आपका कंटेंट में क्या क्या होता है, ये भी हमने देख लिया है। देन हम बात करते हैं डिसऑर्डर्स या डिसीज ऑफ ब्लड। ठीक है, तो डिसीज ऑफ ब्लड की बात करेंगे तो आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डिसीज होते हैं आपके ब्लड में। तो हम देखते हैं आपको डिसीज ऑफ ब्लड, एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया, हीमोलाइटिक एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसेमिया। ठीक है, और एक आपका और होता है हीमोफीलिया। ठीक है, तो उसको हम लोग देखेंगे कंटिन्यूएशन में आगे आपका क्या क्या पार्ट है आपके डिसऑर्डर्स के। ठीक है, हम डिसऑर्डर ऑफ ब्लड देखेंगे तो आपका एनीमिया। व्हाट इज एनीमिया? एनीमिया मतलब क्या होता है आपका? एनीमिया आप जनरली आप देखेंगे तो आपको ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड रिड्यूस। ठीक है, तो जो आपका, आप सब लोग जान रहे हैं कि ब्लड क्या करता है, आपका ऑक्सीजन को कैरी करता है। ऑक्सीजन के साथ साथ आपके बहुत सारी चीजें जिसको कैरी करते हैं। तो हम यहाँ बात करेंगे ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड इज रिड्यूस। जो आपका ब्लड का ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी हो जाएगा वो डिक्रीज हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, देन आपका रिड्यूस नंबर ऑफ आरबीसी सेल्स। ठीक है, मतलब आपका जो रेड ब्लड सेल है उसका नंबर भी क्या हो जाएगा, नंबर या काउंटिंग कम हो जाएगा। उसके बाद आपका अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन का अमाउंट भी आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा या कम हो जाएगा। तो डायग्राम से आप अच्छे से देख सकते हैं, ये आपका नॉर्मल ब्लड है। ठीक है, ये आपका नॉर्मल ब्लड है, ये आपका एनीमी ब्लड है। ठीक है, एनीमिया वाला ब्लड है। तो इसमें आप देख लीजिए, ये आपका नॉर्मल रेड ब्लड सेल जो है और इसमें आपका एनीमिया कंडीशन वाला रेड ब्लड सेल। इस आपको दूसरा डायग्राम भी आपको दिख रहा है कि आपका नॉर्मल में रेड ब्लड सेल की संख्या बहुत ज्यादा है और यहाँ पे आपका रेड ब्लड सेल क्या हो गया है, कम हो गया है। इसी डिसऑर्डर को हम बोलते हैं, जहां पे आपका रेड ब्लड सेल की काउंटिंग कम हो जाए, जहां पे आपका हीमोग्लोबिन कम हो जाए, जहां पे आपकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड रिड्यूस हो जाए, उसी को हम बोलते हैं एनीमिया। ठीक है, तो ये आपका नॉर्मल डेफिनेशन या नॉर्मल इंट्रोडक्शन हो गया एनीमिया का। ठीक है, जितने आपके बाकी डिसीज हैं वो सब आपके एनीमिया के ही पार्ट हैं। ठीक है, देन हम देखते हैं आपका अभी आपके डिसऑर्डर ऑफ ब्लड के सिम्टम्स। ठीक है, तो आपके डिसऑर्डर ऑफ ब्लड के सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं? तो सिम्टम्स, द पर्सन फील्स फैटिग, मतलब थकान महसूस करेगा आपको।
ठीक है, जो पर्सन जिसको आपका डिसऑर्डर है वो क्या करेगा, ज्यादा थकान महसूस करता है। इनटॉलरेंस ऑफ कोल्ड मतलब जो आपका ठंडक है उसको ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। ठीक है, इनटॉलरेंस ऑफ कोल्ड ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। दोनों कंडीशन क्यों हो रहा है, क्योंकि ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन नीडेड फॉर द एटीपी एंड हीट प्रोडक्शन। क्योंकि हीट प्रोडक्शन होगा बॉडी में तभी आपका जो कोल्ड और हीट टेम्परेचर है आपका ये बैलेंस रहता है। अगर आपका अच्छे से एटीपी प्रोडक्शन नहीं होगा, हीट प्रोडक्शन नहीं होगा, तो आपको ये सब चीजें नहीं मिल पाएंगी, जिसके कारण से आपको कोल्ड के लिए क्या होगा, इंटॉलरेंस होगा। ठीक है, तो आपका प्रोडक्शन और हीट प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ड्यू टू ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, द स्किन अपियर्स पेल ड्यू टू लो कंटेंट ऑफ रेड कलर्ड हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो आपका स्किन का कलर भी पेल हो जाएगा। पेल मतलब थोड़ा येलोविश बोलते हैं उसको। ठीक है, ड्यू टू लो कंटेंट मतलब आपके रेड ब्लड सेल में हीमोग्लोबिन का कंटेंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा आपका रेड, क्योंकि हीमोग्लोबिन के कारण ही आपका ब्लड का कलर क्या हो जाता है, रेड हो जाता है, तो वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, कम हो जाएगा, जिसके कारण से आपका जो आपके ब्लड वेसल्स में सर्कुलेट होते रहता है आपका हीमोग्लोबिन ब्लड के साथ में, तो वो कम हो जाएगा, जिसके कारण से आपका स्किन जो है पेल कलर का दिखाई देता है, ये आपका थोड़ा येलोविश दिखाई देता है। तो ये आपके सिम्टम्स है एनीमिया के। सिम्टम्स ऑफ एनीमिया आप देखेंगे तो यस आपका आई में भी येलोइंग नेचर हो जाएगा, स्किन में आपका पेलनेस, कोल्डनेस, येलोविश, ये भी आपको येलोविश हो जाएगा। तो बाद रेस्पिरेटरी में आपका शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, आप अच्छे से सांस नहीं ले पाएंगे। क्यों सांस नहीं ले पाएंगे, क्योंकि आपकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, आपका ब्लड कम हो जाएगा। ब्लड कम हो जाएगा तो आपको जो ऑक्सीजन आएगा वो अच्छे से नहीं आ पाएगा, या अच्छे से आपका ब्लड उसको नहीं ले पाएगा। ठीक है, तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाएगा। मस्कुलर में वीकनेस हो जाएगा। मस्कुलर में वीकनेस क्यों होगा, क्योंकि आपकी ऑक्सीजन की कमी होगी, आपका ब्लड ऑक्सीजन को सप्लाई नहीं कर पा रहा, तो ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगा तो आपके मसल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। मसल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा मतलब वो अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगा, उसमें एनर्जी नहीं रहेगी, इसलिए आपको क्या रहेगा, वीकनेस रहेगा। आपके इंटेस्टाइन में क्या होगा, चेंज, स्टूल का कलर चेंज आएगा, क्योंकि यहाँ पे हीमोग्लोबिन नहीं है, हीमोग्लोबिन नहीं है, कम हीमोग्लोबिन का मतलब आपका बिलीरुबिन का फॉर्मेशन अच्छे से नहीं होता है। बिलीरुबिन के कारण ही आपका जो कलर है, आपका स्टूल का कलर है वो येलो होता है। अब सीएनएस की बात करेंगे तो आपका फैटिक, थकान होगा, डिजीनेस और फेंटिंग मतलब चक्कर भी आएगा, आपको थकान भी रहेगा। तो ये आपका एनीमिक का सिम्टम्स हो गया आपका सीएनएस में। ब्लड वेसल्स में क्या हो जाएगा आपका, लो ब्लड आपका लो ब्लड, आपका ब्लड वेसल में क्या होगा, लो ब्लड प्रेशर, क्योंकि ब्लड में आपको ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। ठीक है, तो आपका ब्लड प्रेशर भी लो हो जाएगा। हार्ट में पाल्पिटेशन मतलब आपको पाल्पिटेशन होगा, रैपिड हार्ट रेट होगा। पाल्पिटेशन मतलब आपका थोड़े झटके टाइप लगना, आपको अजीब सा महसूस होना। ठीक है, तो ये कंडीशन भी आपका होते जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हार्ट की बात हो गई। ठीक है, तो आपका जो धड़कन है वो भी अच्छे से नहीं चलेगा। ठीक है, ये आपका रैपिड हार्ट रेट बढ़ जाएगा। आपका चेस्ट पेन होगा, अंजाइना होगा और हार्ट अटैक के चांसेस भी हो। चेस्ट पेन, अंजाइना मतलब आपका जो लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी है वो आपका पेन करेगा, जिसको अंजाइना बोलते हैं। स्प्लीन आपका इनलार्जमेंट हो जाएगा। जो आपका स्प्लीन का आपका वो स्प्लीन का साइज है वो बड़ा हो जाएगा। इसको भी देखेंगे कि आपका स्प्लीन का साइज बड़ा कैसे होता है, क्योंकि आपका जो आरबीसी सेल का जो डिस्ट्रक्शन होता है वो स्प्लीन में होता है, लेकिन यहाँ पे आरबीसी सेल अच्छे से आपका ही कंडीशन में आपका, जैसे हम बात करेंगे सिकल सेल का, तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपका आरबीसी सेल का फॉर्मेशन अच्छे से नहीं होता है, सिकल के शेप में हो जाता है। तो वो क्या होता है, आपके स्प्लीन में जाने के बाद क्या हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है, क्योंकि वो अच्छे से साइज में नहीं है तो उसका डिस्ट्रक्शन नहीं होता था। डिपॉजिट होने के कारण आपका स्प्लीन का साइज बढ़ जाता है। तो ये आपके नॉर्मल सिम्टम्स है एनीमिक या एनीमिया के। ठीक है, अब एनीमिया के आपके सिंपल सिम्टम्स है, ये आपके सिम्टम्स दिखते हैं जब आपको एनीमिया डिसीज होता है तो। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे अब इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया की बात करेंगे तो इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इटियोलॉजी का मतलब होता है कॉजेटिव। ठीक है, कॉज के बेस पे, मतलब क्या क्या कॉजेटिव हो सकते हैं उसके बेस पे एनीमिया का क्लासिफिकेशन। जैसे आपका फर्स्ट हमारा ब्लड लॉस है, तो अगर आपके बॉडी में ब्लड का लॉस हो रहा है तो उसके कारण किस टाइप का एनीमिया हो सकता है। ब्लड लॉस में किस टाइप, मतलब ये आपका क्या है, एक टाइप का ये भी क्लासिफिकेशन है कि आपको ब्लड लॉस हो रहा है, वो भी आपका एनीमिया का कंडीशन है। ठीक है, एटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, एटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मतलब पॉजिटिव क्लासिफिकेशन, कुछ कॉजेस होते हैं जिसके कारण से आपको एनीमिया हो सकता है। जैसे आपका ब्लड लॉस, अगर आपको आपके बॉडी से ब्लड लॉस हो रहा है तो भी आपका क्या होता है, वो एनीमिया होता है। ब्लड लॉस आपका एक्यूट
एक्यूट पोस्ट हीमोरेज, एक्यूट पोस्ट हीमोरेज मतलब आपका इसको बोलते हैं हम लोग क्विकली लॉस ऑफ लार्ज वॉल्यूम ऑफ सर्कुलेशन, ठीक है, सर्कुलेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। आपको मतलब ये एक्यूट पोस्ट हीमोरेज क्या हो गया, आपको बहुत जल्दी से लॉस होता है आपका हीमोग्लोबिन का ब्लड सर्कुलेशन में या वॉल्यूम ऑफ ब्लड का, ठीक है। उसके बाद है ये आपका एक्यूट पोस्ट हीमोरेज, ठीक है। उसके बाद क्रोनिक ब्लड लॉस मतलब आपको बहुत ज्यादा अमाउंट में ब्लड का लॉस होगा तो भी आपका एनीमिया हो सकता है क्योंकि यहाँ पे कमी हो रही है, ठीक है। डेफिशिएंसी ऑफ हीमोपोएटिक फैक्टर, हीमोपोएटिक फैक्टर मतलब वो फैक्टर जिससे आपका ब्लड बनता है। तो ये आपने पढ़ा है जब आप ब्लड फॉर्मेशन देखते हैं। आयरन डिफिशियंसी, आयरन की कमी हो गई तो भी आपका, क्योंकि आयरन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है क्योंकि हीमोग्लोबिन में आपका आयरन कंटेंट होता है। फोलेट एंड विटामिन B12 जो आपका फोलिक एसिड है और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी भी, क्योंकि आपका सप्लीमेंट की जरूरत होती है जब आपका आपका ब्लड सेल बनता है तो ये फोलिक एसिड और विटामिन B12 जिसे साइनोकोबालामिन उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी जिसके कारण से आपका ब्लड का फॉर्मेशन अच्छे से नहीं होता। प्रोटीन की डेफिशिएंसी, प्रोटीन की डेफिशिएंसी होगी तो भी आपका अच्छे से ब्लड का फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि आपका प्रोटीन भी बहुत इंपॉर्टेंट है जैसे आपके एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स है जिसकी डिफिशियंसी हो जाएगी। उसके बाद आपका बोन मैरो अप्लासिया, बोन मैरो अप्लासिया का मतलब हो गया आपका अच्छे से फॉर्मेशन नहीं होता बोन मैरो का, ठीक है। तो उसमें आपका फर्स्ट है अप्लास्टिक एनीमिया। अप्लास्टिक एनीमिया का मतलब होता है आपका जो बॉडी है अच्छे से ब्लड सेल प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा या अच्छे से ब्लड सेल जो नंबर ऑफ ब्लड सेल है जितना चाहिए उतना प्रोड्यूस नहीं कर पाता, इसलिए उसको हम बोलते हैं अप्लास्टिक एनीमिया। अप्लास्टिक एनीमिया अच्छे से ब्लड सेल का प्रोडक्शन नहीं हो पाना। प्योर रेड अप्लासिया, प्योर रेड अप्लासिया का मतलब हो गया आपका जो बोन मैरो होता है, आपका बोन मैरो जो होता है सीज हो जाता है। सीज हो जाता है मतलब बंद हो जाना, सीज मतलब बंद हो जाना, ठीक है। जो आपका बोन मैरो होता है सीज कर देता है आपके आरबीसी प्रोडक्शन को, रोक देता है, समझ लो कि आपका जो बोन मैरो है ब्लड आरबीसी या रेड ब्लड सेल के प्रोडक्शन को क्या करता है, रोक देता है। तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं प्योर रेड सेल अप्लासिया, ठीक है। प्योर ब्लड मतलब प्योर आरबीसी का फॉर्मेशन क्या कर देता है आपका रेड बोन मैरो रोक देता है, ठीक है। उसके बाद है आपका नेक्स्ट एनीमिया ड्यू टू सिस्टेमिक इन्फेक्शन, मतलब आपके सिस्टेमिक इन्फेक्शन मतलब आपके ब्लड के जो सर्कुलेशन है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन, उसमें कोई इन्फेक्शन होता है तो भी आपका एनीमिया कंडीशन हो सकता है ड्यू टू क्रोनिक इन्फेक्शन, ठीक है। क्रोनिक इन्फेक्शन आपका क्रोनिक रीनल डिसीज, रीनल डिसऑर्डर के कारण भी हो सकता है। ड्यू टू क्रोनिक लिवर डिसीज के कारण भी आपका हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे हर चीज में आपका क्या है, कुछ ना कुछ आपका ब्लड का कमी होना ही है, कमी होना ही आपका क्या है, एनीमिया है। एंडोक्रेनियल डिसीज, तो ये भी आपका रिलेटेड होता है एनीमिया से। एनीमिया ड्यू टू बोन मैरो इनफिल्ट्रेशन, बोन मैरो इनफिल्ट्रेशन के कारण मोस्टली जो बोन मैरो इनफिल्ट्रेशन के कारण जो होता है वो होता है आपका कैंसर, ठीक है, ब्लड कैंसर जैसे बोलते हैं। तो आपका ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया इज अ टाइप ऑफ कैंसर, ठीक है, जिसमें आपका जो ब्लड फॉर्मिंग टिश्यू है आपका बॉडी में उसमें आपका कैंसर हो जाता है। ब्लड फॉर्मिंग टिश्यू जो टिश्यू आपका ब्लड का फॉर्मेशन करता है उसी टिश्यू में आपका क्या हो जाता है, कैंसर हो जाता है, उसी को हम बोलते हैं ल्यूकेमिया, ठीक है। लिम्फोमास, लिम्फोमास आप देखेंगे कि आपका जो इम्यून सिस्टम होता है, इम्यून सिस्टम में आपका क्या होता है, फाइटिंग सेल होता है। हम लोग जान रहे हैं कि इम्यून सिस्टम क्या करता है, किसी भी डिसीज के अगेंस्ट में फाइट करता है। तो उसमें जो फाइटिंग सेल होता है आपका इम्यून सिस्टम में फाइटिंग सेल होता है उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है। इसलिए उस डिसऑर्डर को हम क्या बोलते हैं, लिम्फोमास, ठीक है। तो आपका जो इम्यून सिस्टम में जो फाइटिंग सेल होता है उसमें इन्फेक्शन होता है उसको हम बोलते हैं लिम्फोमास, ठीक है। उसके बाद है आपका माइलोफाइब्रोसिस, माइलोफाइब्रोसिस मीन्स होता है आपका बोन मैरो कैंसर, ठीक है, बोन मैरो में कैंसर होना ही आपको माइलोफाइब्रोसिस है। मतलब इसमें क्या होता है, आपका बोन मैरो कैंसर हो जाएगा तो आपका जो नॉर्मल ब्लड सेल का आपका प्रोडक्शन है, नॉर्मल ब्लड सेल का जो प्रोडक्शन है आपके बोन मैरो में ही होता है, उसमें अगर नॉर्मल सेल का प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाता है क्योंकि आपका क्या हो गया है, बोन मैरो कैंसर हो गया है, ठीक है। तो आपका माइलोफाइब्रोसिस का मतलब क्या हो गया, बोन मैरो कैंसर या डिक्रीज नॉर्मल प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल, ठीक है, ब्लड सेल का प्रोडक्शन नहीं होगा, मतलब अल्टीमेटली आपका कॉज क्या हो गया, एनीमिया। उसके बाद है आपका मल्टीपल माइलोमा, मल्टीपल माइलोमा का मतलब हो गया आपका एक्यूमुलेटेड ऑफ कैंसर सेल ऑन बोन मैरो, ठीक है। तो इसमें आपको क्या हो गया, मल्टीपल माइलोमा में
जो आपका कैंसर सेल का क्या हो जाता है, एक्यूमुलेशन हो जाना। एक्यूमुलेशन मतलब जमा हो जाना। आपका कहाँ जमा हो जाता है, बोन मैरो में। बोन मैरो में आपका कैंसर सेल का जमा होना ही क्या होता है, आपका मल्टीपल माइलोमा। ये आपका रिलेटेड होता है जो आप मतलब बोन मैरो क्या हो जाता है आपका अच्छे से आप क्या नहीं कर पाएगा, आरबीसी सेल या हेल्दी आरबीसी सेल का जो रेड ब्लड सेल का फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया आपका, ठीक है। तो इसमें हम देख रहे थे आपका इटियोलॉजी क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया। तो इसमें आपका एनीमिया ड्यू टू सिस्टेमिक इन्फेक्शन, मतलब आपका जो ब्लड का सिस्टेमिक सर्कुलेशन होता है उसमें कोई इन्फेक्शन होता है तो आपका एनीमिया हो सकता है। तो इसमें आपका नॉर्मल है ये सब, ड्यू टू क्रोनिक इन्फेक्शन, ड्यू टू रीनल डिसीज में भी आपका यही कंडीशन होता है। आपका क्रोनिक लीवर डिसीज, जब आपका लीवर डिसीज होता है तो भी आपका एनीमिया होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि आपका ब्लड का सर्कुलेशन से नहीं हो पाता। एंडोक्राइन डिसीज, आपका एंडोक्राइनल डिसीज, इसमें भी आपका कंडीशन होता है एनीमिया का, ठीक है। अब मेन है आपका एनीमिया ड्यू टू बोन मैरो इन्फिल्ट्रेशन। बोन मैरो इनफिल्ट्रेशन मतलब आपके कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कहाँ होगा, बोन मैरो में होगा। मतलब जितने प्रॉब्लम रिलेटेड है आपके बोन मैरो से हो सकते हैं। तो ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया का मतलब होता है आपका जो ब्लड फॉर्मिंग सेल होता है या ब्लड फॉर्मिंग टिश्यू होता है उसमें कैंसर हो जाना, ठीक है। ब्लड फॉर्मिंग टिश्यू में कैंसर हो जाने को हम लोग क्या बोलते हैं, ल्यूकेमिया बोलते हैं। बट ब्लड फॉर्मिंग टिश्यू, तो आप इसको आप कोरिलेट कर सकते हो व्हाइट ब्लड सेल से भी कोरिलेट कर सकते हो, ठीक है। देन आपका लिम्फोमास, लिम्फोमास का मतलब क्या होता है, आपका इन्फेक्शन ऑन फाइटिंग सेल ऑफ इम्यून सिस्टम। तो लिम्फोमास मतलब आपका इम्यून सिस्टम में क्या होता है, एक टाइप का फाइटिंग सेल होता है जो आपके बॉडी में फॉरेन पार्टिकल आता है उससे लड़ने का काम करता है। इसलिए बोला जाता है ना इम्यूनिटी को बढ़ाओ, इम्यून सिस्टम को बढ़ाओ। तो उसमें क्या होता है, आपका एक फाइटिंग सेल होता है, उस फाइटिंग सेल में क्या हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, लिम्फोमास। उसके बाद आपका माइलोफाइब्रोसिस, माइलोफाइब्रोसिस का मतलब क्या हो गया आपका, बोन मैरो कैंसर। माइलोफाइब्रोसिस का मतलब होता है बोन मैरो कैंसर, जिसके कारण से क्या होगा, बोन मैरो कैंसर हो गया तो आपका जो नॉर्मल प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि माइलोफाइब्रोसिस हो गया, आपके बोन मैरो में ही कैंसर हो गया। तो बोन मैरो में कैंसर हो गया मतलब वहां से जो ब्लड सेल का फॉर्मेशन होना है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। देन आपका आता है मल्टीपल माइलोमा। मल्टीपल माइलोमा मतलब आपका क्या होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ कैंसरस सेल। जो कैंसर सेल होते हैं उसका एक्यूमुलेशन हो जाता है कहाँ पे, बोन मैरो में। बोन मैरो में वहां क्या हो जाता है आपका एक्यूमुलेशन ऑफ कैंसर से, जिसके कारण से क्या होता है आपका बोन मैरो का जो आपका बोन मैरो क्या हो जाएगा, ब्लड सेल का फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा। ये आपका रिलेटेड होता है डब्ल्यूबीसी से, ठीक है। मल्टीपल माइलोमा व्हाइट ब्लड सेल से रिलेटेड होता है, ठीक है। मल्टीपल आपका माइलोमा जो है आपका बोन मैरो कैंसर, ठीक है। उसके बाद आपका कंजेनाइटल साइड्रोब्लास्टिक एनीमिया। कंजेनाइटल साइड्रोब्लास्टिक एनीमिया, इसमें क्या होता है आपका जो बोन मैरो होता है वो आपका अच्छे से व्हाइट ब्लड रेड ब्लड सेल, हेल्दी रेड ब्लड सेल का फॉर्मेशन नहीं कर पाता है। दिस इज अ कंजेनाइटल साइड्रोब्लास्टिक एनीमिया। जो आपका हेल्दी रेड ब्लड सेल का फॉर्मेशन है जो बोन मैरो के द्वारा होता है वो अच्छे से नहीं हो पाएगा। ये भी आपका क्या हो गया, एनीमिया कंडीशन हो गया, ठीक है। अब एनीमिया ड्यू टू इंक्रीज रेड सेल डिस्ट्रक्शन, ठीक है। रेड सेल डिस्ट्रक्शन के कारण भी आपका एनीमिया, क्योंकि रेड सेल डिस्ट्रक्शन होगा मतलब आपका ब्लड अच्छे से नहीं रहेगा, अमाउंट में नहीं रहेगा, तो उसी कारण से आपको एनीमिया हो सकता है। तो इंट्रा कॉर्पस्कुलर डिफेक्ट और एक्स्ट्रा कॉर्पस्कुलर डिफेक्ट। इंट्रा कॉर्पस्कुलर डिफेक्ट और एक्स्ट्रा कॉर्पस्कुलर डिफेक्ट मतलब आपके जो कॉर्पसल सेल्स है, आपके ब्लड में जो सेल्स है उसका इंट्रा साइड और एक्स्ट्रा साइड, अंदर का साइड और बाहर का साइड में क्या हो जाएगा, डिफेक्ट हो जाएगा। डिफेक्ट हो जाएगा जिसके कारण से आपका सेल का डिस्ट्रक्शन जो है ज्यादा से ज्यादा होगा, जिसके कारण से भी आपको एनीमिया हो सकता है। तो ये भी आपका क्या हो गया, इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया, ठीक है। अब देखते हैं आपका मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। डिसऑर्डर ऑफ ब्लड में आपका एक और होता है, वो आपका कौन सा था, इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब ये होता है मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब ही होता है देखने पर, देखने से उसमें क्या चेंजेस दिख रहे हैं। मॉर्फोलॉजी मतलब आप मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट पढ़ते हैं तो ये पत्ती है, ये फूल है, वो आपका क्या है, मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट हो गया। वैसे आपको मॉर्फोलॉजिकल मतलब दिखने में क्या चेंजेस दिख रहा है। जैसे आपका फर्स्ट है माइक्रोसाइटिक
आपका माइक्रोसाइटिक का मतलब क्या हो गया, आपका जो आपका दिस इज अ माइक्रोसाइटिक, ये आप क्या दिख रहा है, ये आपका नॉर्मल है, इससे क्या दिख रहा है, ये छोटा दिख रहा है। तो आपका जो हीमोग्लोबिन का साइज है वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, लेस हीमोग्लोबिन एज कंपेयर टू नॉर्मल साइज। ठीक है, तो ये नॉर्मल है, उसके कंपेयर में क्या हो गया, छोटा हो गया। नॉर्मोसाइटिक, नॉर्मोसाइटिक आपका लगभग नॉर्मल ही होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, आपका हीमोग्लोबिन का काउंटिंग क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, लेकिन आपका जो रेड ब्लड सेल है वो नॉर्मल ही रहता है, नॉर्मल जैसा रहता है वैसे ही रहता है, बस हीमोग्लोबिन का कंटेंट जो है कम हो जाता है, तो इसमें आपको ज्यादा कंडीशन नहीं होता है। उसके बाद होता है आपका माइक्रोसाइटिक। तो माइक्रोसाइटिक मतलब आपका साइज क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, लार्जर देन नॉर्मल। ठीक है, तो इसमें आपका लार्जर दिख रहा है, ये भी आपका कंडीशन है। ये आपका माइक्रोसाइटिक, इसमें कम हो गया, इसमें छोटा हो गया, इसमें आपका बड़ा हो गया। तो इसमें आपके जो सेल्स का साइज है वो बड़ा हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है एमसीवी। एमसीवी का मतलब होता है मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, या तो मीन सेल वॉल्यूम, सेल का वॉल्यूम या सेल का। ठीक है, तो सेल की वॉल्यूम यहाँ पे दिख रही है, यहाँ पे कम हो गई है, यहाँ पे बढ़ गई है। ठीक है, आपका साइज भी बोल सकते हो, साइज क्या हो जाए, यहाँ कम हो गया, यहाँ पर। तो ये माइक्रोसाइटिक, ये आपका माइक्रोसाइटिक। ठीक है, और आपका नॉर्मोसाइटिक को हम नॉर्मल ही मान के चलते हैं, बस उसमें थोड़ा हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, बाकी ज्यादा चेंजेस नहीं होता है। तो दिस इज अ मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, एग्जाम में आएगा तो इतना ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर आपको पर्टिकुलर सिर्फ एनीमिया पूछा गया तब आपको ये सब लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको डिसऑर्डर ऑफ ब्लड पूछा गया तो इतना ज्यादा डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं, नॉर्मली आप डिस्क्राइब करोगे, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ जितनी जरूरत है उतना ही डिस्क्राइब करना है। ठीक है, तो ये आपका मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया। ठीक है, अब आप टाइप्स ऑफ एनीमिया देखेंगे। टाइप्स ऑफ एनीमिया मतलब आपका एनीमिया के क्या क्या टाइप्स होते हैं। ठीक है, इसी टाइप्स को हम आगे डिस्क्राइब करते जाएंगे धीरे धीरे। तो टाइप्स ऑफ एनीमिया की बात करेंगे तो पहला आपका होता है मैक्रोलाइटिक एनीमिया। ठीक है, तो मैक्रोलाइटिक एनीमिया का भी कुछ देर पहले ही आप देखें कि साइज बड़ा हो जाता है, इसीलिए इसको हम मेगलोब्लास्टिक एनीमिया के कंडीशन के कारण होता है, लेकिन आपका मेगलोब्लास्टिक अलग टाइप का एनीमिया है। ठीक है, तो ये आपको उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं आपका माइक्रोसाइटिक एनीमिया, माइक्रोसाइटिक और नॉर्मोसाइटिक एनीमिया, उसके बाद की जो एनीमिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो माइक्रोसाइटिक एनीमिया में क्या हो गया, आपका मेगलोब्लास्टिक एनीमिया एंड नॉन मेगलोब्लास्टिक माइक्रोसाइटिक एनीमिया। ठीक है, तो ये आपका साइज बड़ा हो जाता है, इसमें आपका साइज बड़ा हो जाता है, इसलिए इसको मैक्रो बोल रहे हैं। मैक्रो का मतलब ही होता है बड़ा। ठीक है, प्राइमरी कॉज ऑफ दिस सॉर्ट ऑफ एनीमिया इज कोलैप्स ऑफ डीएनए सिंथेसिस। ठीक है, इसमें क्या होता है, आपको डीएनए सिंथेसिस जो होता है वो क्या हो जाता है, कोलैप्स हो जाता है, वो बंद होने के कगार पे आ जाता है, जिसके कारण से आपका ये एनीमिया होता है। ठीक है, उसके बाद आपका माइक्रोसाइटिक एनीमिया। माइक्रोसाइटिक एनीमिया मतलब सॉर्ट ऑफ एनीमिया ऑकर्स ड्यू टू हीमोग्लोबिन सिंथेसिस शॉर्टेज और कोलैप्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, आपका हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस कम हो जाता है, जिसके कारण से आपका माइक्रोसाइटिक एनीमिया होता है। अब नॉर्मोसाइटिक में आपका आपका हीमोग्लोबिन का लेवल बस कम होता है, लेकिन आपका साइज ऑफ आरबीसी इज नॉर्मल रहता है। मतलब आपका आरबीसी का साइज क्या रहता है, नॉर्मल रहता है, सिर्फ आपका एचबी मतलब हीमोग्लोबिन का कंटेंट कम हो जाता है या लेवल कम हो जाता है। तो ये सब आपके नॉर्मल टाइप थे। अब आपको मेन हम देखते हैं जो आप डिसीज में पढ़ते हैं, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। ठीक है, इनएडिक्वेट एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन। ठीक है, इनएडिक्वेट एब्जॉर्प्शन मतलब जितना चाहिए उससे कम अमाउंट में एब्जॉर्प्शन होता है आयरन का। एक्सेसिव लॉस ऑफ आयरन, अब कम अमाउंट में भी देखिए आप कंडीशन क्या क्या है, एक तो कम अमाउंट में एब्जॉर्प्शन होता है तब होता है, उसके बाद एक्सेसिव लॉस ऑफ आयरन, जो आपका बॉडी से आयरन का लॉस है वो एक्सेस हो जाता है। उसके बाद इंक्रीज्ड आयरन रिक्वायरमेंट, मतलब अब आपके बॉडी से क्या हो जाएगा, आयरन का लॉस ज्यादा हो जाएगा, जिसके कारण से आपका आयरन का रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगा, आपकी बॉडी में बढ़ जाएगा। और इनसफिशिएंट इनटेक ऑफ आयरन। ठीक है, तो इनएडिक्वेट एब्जॉर्प्शन मतलब जितना चाहिए उतना एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। एक्सेसिव लॉस ऑफ आयरन मतलब ज्यादा लॉस होता है आयरन का तो भी। और इनसफिशिएंट इनटेक ऑफ आयरन, अगर आपके बॉडी में आयरन की कमी होती है तो भी आपको जो एनीमिया होता है, आयरन की कमी के कारण जो एनीमिया होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। ठीक है, आगे डिटेल में देखेंगे इसको। देन आपका आता है टाइप्स ऑफ एनीमिया में आपका मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, मेगलोब्लास्टिक या पर्निशियस एनीमिया, इनएडिक्वेट इनटेक ऑफ विटामिन बी12। विटामिन बी12 और फोलिक एसिड की कमी के कारण जो एनीमिया होता है उसी को हम बोलते हैं मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। ठीक है, उसके बाद है आपका हीमोलाइटिक एनीमिया।
इंक्रीज रेट ऑफ इरिथ्रोसाइट डिस्ट्रक्शन। जो हीमोलाइटिक मतलब हीमो प्लस लाइटिक, हीमोलाइटिक मतलब टूटना, ठीक है। तो आपका जो रेट ऑफ इरिथ्रोसाइट डिस्ट्रक्शन है, आरबीसी सेल का डिस्ट्रक्शन हो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जिसके कारण से आपको हीमोलाइटिक एनीमिया होता है। देन आपका हीमोरेजिक एनीमिया, एक्सेसिव लॉस ऑफ हीमोरेज, हीमोरेज का मतलब होता है लॉस ऑफ ब्लड, ठीक है। तो एक्सेसिव लॉस ऑफ आरबीसी के कारण आपका जो एनीमिया होता है उसको हम बोलते हैं हीमोरेजिक एनीमिया। जो आपके लार्ज वाउंड्स है, जो बड़े बड़े घाव है उसमें होता है, जैसे आपको स्टमक अल्सर में भी आपके होता है ये हीमोरेजिक एनीमिया, मतलब उसमें जो ब्लड लॉस होता है उसके कारण से। उसके बाद है आपका सिकल सेल एनीमिया, आप लोग सब इसको बहुत अच्छे से सुने हैं, सिकल सेल एनीमिया इज ऑटोसोमल रिसीव एनीमिया, ठीक है। ऑटोसोमल डिसऑर्डर होता है ये, मतलब आपके बॉडी के कहीं क्रोमोसोम है उसमें आपका डिफॉल्ट होता है, जिसके कारण से ये डिसऑर्डर होता है, ठीक है। ऑटोसोमल रिसीव एनीमिया करेक्टराइज बाई सिकल सेप इरिथ्रोसाइट, मतलब जो आपका सेल का साइज है, आरबीसी सेल का साइज है वो सिकल सेप हो जाएगा, सिकल मतलब होता है हंसियाकार, ठीक है। इरिथ्रोसाइट और हिमोलाइसिस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये टाइप्स हैं आपके, ये सब टाइप्स है आपके एनीमिया के, ठीक है। देन हम नेक्स्ट देखते हैं आपका टाइप्स ऑफ एनीमिया में अप्लास्टिक एनीमिया। अप्लास्टिक एनीमिया मतलब डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड बोन मैरो, ठीक है। रेड बोन मैरो का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, जिसके कारण से आपका अच्छे से ब्लड का फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं अप्लास्टिक एनीमिया। उसके बाद है आपका थैलेसीमिया। थैलेसीमिया भी आपने सुना होगा, डेफिशिएंट सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन ऑकस, ठीक है। तो थैलेसीमिया में क्या होता है, जब आपके बॉडी से ब्लड, आपकी बॉडी में कहीं चोट लगता है तो उसमें जो ब्लड क्लॉटिंग होना बंद हो जाता है, मतलब ब्लड क्लॉटिंग ही नहीं होता है, तो उस डिसीज को हम बोलते हैं थैलेसेमिया, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपका बॉडी क्या होता है, बॉडी से ब्लड का लॉस बहुत ज्यादा होता है, क्लॉटिंग होता ही नहीं है, क्लॉटिंग या टाइम बहुत डिले हो जाता है, ठीक है। तो ये सब आपके क्या है, टाइप्स ऑफ एनीमिया, ठीक है। टाइप्स ऑफ एनीमिया, उसमें आपका कॉजेस है, कॉजेस आप नॉर्मली है, ठीक है। एक आपका जो आपका ब्लड लॉस है ज्यादा होगा, आपका एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिसीज के कारण भी हो सकता है, आपका बोन मैरो फेलियर के कारण हो सकता है, और अप्लास्टिक एनीमिया, यह हम लोग कुछ देर पहले देख लिए कि आपका बोन मैरो में डिस्ट्रक्शन हो जाता है, ठीक है। तो ये सब आपके कॉजेस हैं। देन हम देखते हैं मेन आपका आपका ट्रीटमेंट, ये आपका नॉर्मल ट्रीटमेंट है एनीमिया का, तो आप में सब में यूज हो जाएगा, ठीक है। तो ट्रीटमेंट ऑफ या ट्रीटमेंट, ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया भी बोल सकते हो। तो मतलब इसमें अ सक्सेसफुल ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया डिपेंड्स ऑन सक्सेसफुल डायग्नोसिस ऑफ द कॉज दैट ब्रिंग्स अबाउट द डिसीज, ठीक है। मतलब आपका अगर आपने सही से डायग्नोस कर लिया तो आपका जो ट्रीटमेंट है वो भी सक्सेसफुल हो सकता है, ठीक है। स्पेसिफिक ट्रीटमेंट फॉर एनीमिया विल बी डिटरमाइन द फिजिकल या सॉरी फिजिशियन बेस्ड ऑन। तो अब जो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट होता है एनीमिया का, वो आपका जो फिजिशियन है वो डिटरमाइन करता है इस कुछ चीजों पे, ठीक है। तो हम देखते हैं उसमें एज, ओवरऑल हेल्थ एंड मेडिकल हिस्ट्री, ठीक है। तो आपका एज देखेंगे कि कौन से एज में है, कौन से एज के अकॉर्डिंग भी आपका जो एनीमिया होता है, ठीक है। ओवरऑल हेल्थ, आपका ओवरऑल हेल्थ कैसा है। उसके बाद आपका मेडिकल हिस्ट्री भी देखेंगे कि आपके में आपके पेरेंट्स में कोई फॉल्ट तो नहीं था। उसके बाद विटामिन एंड मिनरल सप्लीमेंट, विटामिन एंड मिनरल सप्लीमेंट भी आपका क्या है, ट्रीटमेंट के लिए, ट्रीटमेंट में यूज होता है। विटामिन आपको मिनरल सब, जब आपको बॉडी में ब्लड की कमी होती है तो आपको विटामिन और मिनरल सप्लीमेंट दिया जाता है। चेंज इन डाइट, अब आपको जो डिसीज हुआ है तो उस समय आपका डाइट क्या था, तो उसको क्या किया जाता है, चेंज किया जाता है। मतलब आपको ऐसी सब मतलब जो खाने की चीजें दी जाती है जो आपको विटामिन से भरपूर हो, आपका आपका मिनरल से भरपूर हो, ठीक है, आयरन से भरपूर हो, ऐसे जो चीजें वो खाने को दी जाती है। मेडिकेशन, आपके मेडिसिन भी होते हैं जो यूजफुल होते हैं आपके ट्रीटमेंट में। तो मेडिसिन जो होते हैं आपको, जैसे ब्लड फॉर्मिंग आपका टॉनिक्स आते हैं, ब्लड बढ़ाने के टॉनिक्स आते हैं, उसको आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपका ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी किया जाता है, क्योंकि आपके बॉडी में ब्लड की कमी हो जाती है, ठीक है। तो उसमें आपको ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जाता है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट एक बहुत टफ टास्क होता है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, लेकिन आपको बोन मैरो ट्रांसप्लांट के थ्रू भी आपका ट्रीटमेंट हो सकता है। उसके बाद एंटीबायोटिक, अगर आपका जो पॉजिटिव एजेंट है, कोई इन्फेक्टिव एजेंट है, तब आप एंटीबायोटिक ले सकते हैं। तो ये सब आपके क्या है, ट्रीटमेंट है, ठीक है। तो ये आपका एनीमिया का ट्रीटमेंट है। अब हम देखते हैं फर्स्ट आपका आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, ठीक है, मतलब आयरन की कमी के कारण होने वाला एनीमिया, इसको हम लोग बोलते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, ठीक है। तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया मतलब
Iron deficiency anemia is defined as a reduction in total body iron to an extent that iron store are fully exhausted and some degree of tissue iron deficiency is present। मतलब अल्टीमेटली आप समझ लीजिए कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में क्या हो गया, आपका नाम से समझ में आ रहा है कि आपके आयरन का जो आपके बॉडी में जो आयरन है उसकी कमी हो जाएगी, आपके जो बॉडी में आयरन की कमी हो जाएगी। तो आयरन की कमी हो जाएगी मतलब आपका अल्टीमेटली ये भी रिलेटेड किससे है, आपके ब्लड से, क्योंकि ब्लड में आयरन अमाउंट में होता है आपका हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का मतलब भी होता है हीम प्लस ग्लोबिन, ठीक है, तो हीम आपका आयरन, ठीक है। तो आयरन की कमी होने से जो आपका बॉडी में ब्लड की कमी होती है उसी को हम बोलते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, ठीक है। जो आपके फीमेल्स होते हैं और मोस्टली अफेक्टेड होते हैं आपके एनीमिया से, ठीक है, सिकल से आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया से। क्यों होते हैं ये भी हम देखेंगे, क्योंकि फीमेल्स आर मोस्टली अफेक्टेड क्यों होते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका आयरन की कमी, आपकी आयरन की कमी होती है, आपके ब्लड का लॉस भी बहुत ज्यादा होता है ड्यू टू आपका मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। तो आपका देख लीजिए यहाँ पे नोट में आपका लिखा द नॉर्मल डेली रिक्वायरमेंट ऑफ आयरन इनटेक इन मेन इज अबाउट 1 to 2 mg। आपके मतलब मैन में जो आपका आयरन का इंटेक होना चाहिए वो 1 से 2 mg होना चाहिए, ठीक है। तो आपका ये कहाँ से, मीट से या हाईली कलर्ड वेजिटेबल से आपका मिलता है, और फीमेल में आपका 3 mg, ठीक है। तो आपका मेल में कितना, आपका मेल में कितना होना चाहिए, आपका 1 to 2 mg, और आपका मतलब फीमेल में कितना होना चाहिए 3 mg, ये आपका नॉर्मल डोज है। इससे अगर कम हुआ तो आपको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होती है, ठीक है, या होता है, ठीक है। इटियोलॉजी, इटियोलॉजी मतलब कॉज, क्या क्या कॉज हो सकता है, इटियोलॉजी का मतलब है रीजन, पॉजिटिव कारण, ठीक है। क्रोनिक ब्लड लॉस, आपको ज्यादा अमाउंट में क्रोनिक, एक्यूट और क्रोनिक होता है, क्रोनिक मतलब हाईली या सीवियर बोल सकते हैं। तो क्रोनिक ब्लड लॉस होता है तब होगा आपका इनएडिक्वेट डाइटरी इंटेक, मतलब जो आयरन से भरपूर जो खाना होता है, आयरन से भरपूर जो खाना होता है उसका इनएडिक्वेट मतलब कमी हो जाना। फॉल्टी आयरन एब्जॉर्प्शन, जो आपका आयरन का एब्जॉर्प्शन है वो अच्छे से नहीं होना। फॉल्टी आयरन एब्जॉर्प्शन का मतलब है आयरन का एब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं होना। उसके बाद है आपका इंक्रीज रिक्वायरमेंट फॉर आयरन इन्फेंसी, चाइल्डहुड एंड प्रेगनेंसी, ठीक है। तो आपके जो बच्चों में, जो छोटे बच्चे होते हैं, आयरन की ज्यादा जरूरत होती है, तो वहां पे आपका आयरन का रिक्वायरमेंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और प्रेगनेंसी के समय आयरन का रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है, मतलब उस कंडीशन में क्या होता है, जो आपका बॉडी का नॉर्मल आयरन है वो उधर फोकस हो जाता है, आपको प्रेग्नेंट लेडी के साइड में और बच्चों के साइड में, इसलिए आपके बॉडी में और कमी हो जाती है, जिसके कारण से आपको और ज्यादा चाहिए रहता है। उस कंडीशन में भी आपका आयरन डेफिशिएंसी हो जाता है, इसीलिए आपको प्रेग्नेंट लेडी को आयरन की गोलियां दी जाती है, ठीक है। तो ये आपका आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का क्या हो गया, डेफिनेशन और इटियोलॉजी मतलब किस कारण से होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं आपका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, ठीक है। अब आपका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मतलब समझ लीजिए आपका कि क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है आपका साइन एंड सिम्टम्स, समझ लीजिए कैसा आप पहचानेंगे, ठीक है, क्लिनिकली कैसे पहचानेंगे कि आपको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हुआ है, ठीक है। तो उसी को हम बोलते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, कैसे पहचानेंगे आप। क्रोनिक फैटिक, फैटिक का मतलब ही होता है थकान, ठीक है, क्रोनिक फैटिक मतलब थकान हो गया, आपको बहुत ज्यादा थकान होगा। उसके बाद पैलर ऑफ दी कंजक्टिव, आपका कंजक्टिविया, ठीक है। तो कंजक्टिविया मतलब आपके जो आंखों का प्रॉब्लम है, ठीक है, तो आपके आंखों में क्या हो जाएगा, आपका पेल मतलब पेलनेस मतलब येलोविश आपका जो होता है वो कंडीशन हो जाएगी आपके आंखों में, ठीक है। उसके बाद आपका साथ में लिप्स एंड ओरल म्यूकोसा, जो आपके लिप्स हैं और आपके ओरल म्यूकोसा है, यहाँ पे भी आपका वही कंडीशन हो जाएगा, ठीक है। आपका पेलनेस हो जाएगा मतलब येलोविश कलर हो जाता है। ये आपको पता है क्यों हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपको ब्लड का कमी हो गया, ठीक है, क्योंकि आपका रेड ब्लड सेल ही कम हो जाता है। तो रेड ब्लड सेल कम हो जाता है मतलब आपको येलोविश दिखना ही है। ब्रिटलनेस, आपका ब्रिटल नेल्स विथ ब्रिटल नेल्स विथ स्पूनिंग और क्रैकिंग, ठीक है। ब्रिटल मतलब क्या होता है, ब्रिटल का मतलब होता है भंगुर, भंगुर या भुरभुरा समझ लो, ठीक है। वैसे ठीक है, तो हम देख रहे थे आपका ब्रिटल नेस, और नेल्स जो है आपके ब्रिटल हो जाएंगे मतलब भंगुर भंगुर हो जाएंगे, भंगुर भुरभुरा आप समझते होंगे, ठीक है, ठीक है। उसको हम भुरभुरा मतलब समझिए जैसे आपका मिट्टी होता है, मिट्टी को आप कुछ मिट्टी कैसे छुओगे और क्या हो जाता है, पूरा एकदम पाउडर बन जाता है, तो उसको हम लोग भुरभुरा बोलते हैं, ठीक है। तो वैसे ही आपके नेल्स भी हो जाते हैं,
ठीक है। विथ स्पूनिंग मतलब आपका स्पून लाइक का स्ट्रक्चर बन जाता है, आपका स्पून लाइक का स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। क्रैकिंग मतलब आपके नेल्स में क्रैकिंग आपको दिखेंगे। उसके बाद है आपका स्प्लिटिंग ऑफ नेल्स। स्प्लिटिंग का मतलब होता है बंटना, टूटना, मतलब अलग अलग भाग में बढ़ जाता है वो, ठीक है। एक टाइप का आपको ऐसी लगता है, इसमें आपको डायग्राम में दिख भी रहा है, ठीक है। उसके बाद आपका किलोनाइचिया। किलोनाइचिया का मतलब भी होता है आपका जो आपका स्पिन, आपका सॉरी आपका जो नेल है वो आपका स्पून टाइप हो जाता है। जो आपका नाखून है, आपका नाखून जो है आपका स्पून, स्पून, ठीक है। तो आपका जो नाखून है आपका, तो आपका गड्ढा टाइप हो जाएगा, मतलब स्पून का मतलब समझ रहे हैं ना आप। मतलब जो आपका उभार है ऊपर साइड रहता है ना, वो आपका निचले साइड उभार चला जाएगा, तो उसको हम स्पून बोल सकते हैं, ठीक है। तो आपका स्पून टाइप से हो जाता है। उसके बाद आपका पाल्मर क्रीजेस। तो आपका ये जो क्रीज दिख रहा है इसमें देखिए, आपका जो पाल्मर क्रीज है वो एकदम से बड़ा हो जाता है। आपके जो नॉर्मल दिख रहा है ना, वह आपको नॉर्मल नहीं रहता है, एकदम बड़ा बड़ा तीन, वैसे मोस्टली जो आपका तीन तीन दिखता है उसमें, ठीक है। बहुत बड़ा हो जाता है, थोड़ा गड्ढा टाइप हो जाता है वो आपका जो क्रीज है वो, ठीक है। पाम में जो क्रीज है वो, ठीक है। उसके बाद आपका पाल्पिटेशन, ठीक है। तो पाल्पिटेशन का मतलब आप समझते होंगे। पाल्पिटेशन का मतलब होता है आपका जो घबराहट होना, ठीक है। तो आपको हमेशा घबराहट होगा, अजीब टाइप का लगता है आपको, मतलब अजीब टाइप का फील होगा आपको, ठीक है। जैसे अजीब टाइप का फील होता है, अचानक से आपको धड़कन बढ़ जाता है ना, वैसी टाइप, उसी कंडीशन को हम पाल्पिटेशन बोलते हैं। उसके बाद आपका शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ या नमनेस, ठीक है। तो आपको ब्रीथ में भी शॉर्टनेस हो जाएगा, आपका जो सांस है वो रुक रुक के होगा, और साथ में आपको बोन पेन होगा। बोन पेन भी आपको क्यों हो रहा है, क्योंकि आपको यहाँ भी ब्लड का कमी हो रहा है, तो आपके बोन तक ब्लड अच्छे से नहीं जा पाएगा, जिसके कारण से आपको बोन पेन भी होना है। तो ये आपका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, ठीक है, क्लिनिकल सिम्टम्स या साइन बोल सकते हो, ठीक है। ये आपका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। अब हम देखते हैं ओरली आपको क्या क्या कंडीशंस हो सकते हैं, ओरली आपको क्या क्या साइन या सिम्टम दिख सकते हैं। एंगुलर चिलाइटिस। एंगुलर चिलाइटिस का मतलब होता है आपका इन्फ्लामेशन और स्मॉल क्रैक। जो आपका दिख रहा है यहाँ पे इन्फ्लामेशन और स्मॉल क्रैक्स आपके दो, आपके लिप्स के एक साइड में या दोनों साइड में, मतलब जो आपका कॉर्नर होता है लिप्स का, उसमें क्या हो जाएगा आपका क्रैक हो जाएगा, क्रैक हो जाता है। तो ये भी कंडीशन है आपका किसका, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का। उसके बाद ग्लॉटिस विद डिफरेंट डिग्री ऑफ एट्रोफी एंड फंगीफॉर्म एंड आपका फैलीफॉर्म पेपिली। जो आपके टंग्स है, टंग्स में जो आपका फंगीफॉर्म और फिलीफॉर्म पेपिली है, उसमें एट्रोफी मतलब अच्छे से फॉर्मेशन नहीं होता है आपके फैलीफॉर्म और फिलीफॉर्म पेपिलरीज का, ठीक है। आपको फंगीफॉर्म और फिलीफॉर्म पेपिली का। उसके बाद पेल ओरल म्यूकोसा। जो आपका ओरल म्यूकोसा है, ओरल म्यूकोसा मतलब इनसाइड लेयर का जो लेयर दिखता है आपको, जब आप मुंह को आप खोलते हो तो वो क्या हो जाएगा, पेल कलर हो जाएगा, मतलब येलोइश कलर हो जाएगा। जो आपका रेड रेड दिखता है वो आपका पेल कलर दिखेगा, ठीक है। ओरल, ठीक है। तो ओरल आपका कैंडियासिस, ठीक है, ओरल कैंडिडियासिस, ठीक है। ओरल कैंडिडियासिस का मतलब होता है आपका फंगस ग्रोथ ऑन माउथ, ठीक है। तो ये आपका होता है फंगस के कारण, जिसका नाम है आपका कैंडिडा एल्बिकेंस, ठीक है। कैंडिडा एल्बिकेंस एक आपका फंगस होता है, जिसके नाम से ही आपका इसका नाम पड़ा है ओरल कैंडिडियासिस, ठीक है। ओरल आपका जो फंगस होता है वो होता है आपका कैंडिडा एल्बिकेंस, ठीक है। उसके कारण से आपके आपके माउथ में एक्यूमुलेशन हो जाता है या आपका फंगस ग्रो हो जाता है। तो ये भी आपका आयरन डेफिशिएंसी, क्योंकि यहाँ पे प्रोटेक्टिव फिनोमिना नहीं होगा, आपका प्रोटेक्शन इम्यूनिटी अच्छे से नहीं होगी, इसी कारण से आपका फंगस ग्रो हो जाता है। उसके बाद आपका बर्निंग माउथ, मतलब आपके माउथ में जो है जलन होगा, बर्निंग सेंसेशन होगा, उसको हम बोलते हैं बर्निंग ऑफ माउथ, ठीक है। तो ये हो गया आपके ओरल सिम्टम, जो आपके माउथ में दिखेंगे वो सिम्टम, ठीक है। तो हम लैब में कैसे इसको फाउंड कर सकते हैं, जो पैथोलॉजी लैब है, कैसे इसको फाउंड कर सकते हैं कि आपको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है। लेबोरेटरी फाइंडिंग्स या डायग्नोसिस, कैसे इसको डायग्नोस कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका माइक्रोलाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया ड्यू टू इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ आयरन, ठीक है। तो इसमें क्या कर सकते हैं, हम आयरन की कमी को पता लगा सकते हैं। आयरन की कमी को पता लगा ले तो हमको समझ में आ जाएगा कितना अमाउंट में आयरन हमको चाहिए, और ठीक है कितना है कितना चाहिए। आरबीसी, ठीक है, आरबीसी की काउंटिंग 3000 से 4000 होनी चाहिए, अगर उससे कम हो गई तो आपका ये समझ लेंगे कि आपको आयरन डेफिशिएंसी हो गया है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो गया, एनीमिया हो गया है। लो हीमोग्लोबिन, आपका जो हीमोग्लोबिन का कंटेंट है वो लो हो गया,
तो भी आपका क्या हो जाएगा, वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है। तो ये हम पता लगा सकते हैं हीमोग्लोबिन कैसे लो है कि नहीं है, ठीक है। तो ये पता लगा लिए तो हमको समझ में आ जाएगा। उसके बाद लो सीरम आयरन एंड फेरिटिन विथ एन एलिवेटेड टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, ठीक है। तो हम सीरम में आयरन का, सीरम मतलब सीरम आपका जो येलोइश पार्ट होता है आपके ब्लड में, येलोइश पार्ट उसमें सीरम होता है, ठीक है। जब आपको चोट लगता है तो आपको येलो येलो आपका जो ट्रांसपेरेंट या थोड़ा येलोइश कलर का आपको निकलता है ना, वो आपका सीरम होता है। तो उसमें हम आयरन की अमाउंट को पता लगा सकते हैं कि सही अमाउंट है कि नहीं है। तो ये सब कंडीशन है आपके डायग्नोसिस का। सिंपली आप डायग्नोस कर सकते हो कि आपके बॉडी में आयरन की कमी तो नहीं है, अगर कमी है तो कितनी कमी है। तो ये सब कंडीशन अगर आप पता लगा ले तो वही आपका डायग्नोसिस हो गया। तो उसके बेस पे आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो आपका ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो आपका ओरल आयरन सप्लीमेंटेशन, मतलब आपका ओरल आयरन, जो आयरन आप ओरली दे सकते हो, जैसे आपको फेरस सल्फेट होता है जिसमें आयरन अमाउंट बहुत होता है, ठीक है। तो उसको आप दे सकते हो, या आप हाई प्रोटीन डाइट दे सकते हो जिससे आपका तो बॉडी में आयरन का, आपका प्रोटीन का अमाउंट बढ़ जाए, जिसके कारण से आपका अच्छे से ब्लड का फॉर्मेशन हो। अगर ओरल हेल्थ कंसिडरेशन की बात करेंगे तो आपका लो हीमोग्लोबिन लेवल्स, फिजिशियन कंसल्टेशन प्रायर टू सर्जिकल ट्रीटमेंट, ठीक है। अगर आपका ओरल जो लो हीमोग्लोबिन लेवल है तो उसके लिए आपको फिजिशियन का कंसल्टेट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। आपका सलाह की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। इफ हीमोग्लोबिन इज लेस देन 8 mg पर डेसीलीटर, ठीक है, 8 ग्राम से पर डेसीलीटर में 8 ग्राम से कमी हुई तो आप जनरल एनेस्थीसिया शुड बी अवॉइडेड, ठीक है। तो आप एनेस्थीसिया नहीं दे सकते। एनेस्थीसिया नहीं दे सकते मतलब आपको समझ आना चाहिए कि एनेस्थीसिया का मतलब है जो आपकी आपको मतलब शून्य करना, सिर्फ शून्य। जनरल एनेस्थीसिया मतलब आपको पूरे बॉडी को शून्य करना, ठीक है। तो वो हम नहीं दे सकते उसको, क्योंकि आपके बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी है, ठीक है। उसके बाद नार्कोटिक यूज शुड बी लिमिटेड, ठीक है। तो आपका नार्कोटिक जो ड्रग्स होते हैं उसका यूज आप नहीं कर सकते। इंक्रीज रिस्क ऑफ इस्चेमिक हार्ट डिसीज, ठीक है। इस्चेमिक हार्ट डिसीज का आपका जो रिस्क है वो भी आपका बढ़ जाता है। इस्चेमिक हार्ट डिसीज का मतलब होता है, इस्चेमिया मतलब बहुत ज्यादा पेन, आपका जो रोने का कंडीशन होता है, जैसे जैसे आप रोते हो ना वैसे आपके मसल्स भी रोते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं इस्चेमिक। तो आपके मायोकार्डियल मसल जो आपके हार्ट के मसल्स है वो रोते हैं, तो उसको हम बोलते हैं इस्चेमिक हार्ट डिसीज। क्योंकि रोएंगे क्यों? क्योंकि उसके पास आयरन की कमी हो जाती है, सॉरी ब्लड की कमी हो जाती है और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो उस कंडीशन में वो रोते हैं। तो ये आपको ये कंसीडर करना रहेगा जब आप ट्रीटमेंट करेंगे तब, ठीक है। ये आपके ट्रीटमेंट्स, ये आपके कंप्लीट हुआ यहाँ पे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, ठीक है। देन हम बात करते हैं सिकल सेल एनीमिया की। सिकल सेल एनीमिया या सिकल सेल डिसीज ही बोलते हैं। पूरा आवाज अच्छे से नहीं आ रहा है कि थोड़ा रुक ही जा रहा है? सिकल सेल एनीमिया की, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर है एनीमिया का। ये सब आपको पता है सिकल सेल एनीमिया क्या कंडीशन होता है। द एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स बिकम मिसहैपन व्हेन डीऑक्सीजनेटेड मेकिंग द इरिथ्रोसाइट सिकल सेप, ठीक है। तो ये आपका कंडीशन होता है एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स के कारण में, जिसमें आपको क्या होता है डीऑक्सीजनेट के समय में होता है। तो इसमें क्या होता है आपका जो इरिथ्रोसाइट है जिसको हम बोलते हैं रेड ब्लड सेल, वो आपका कौन सा शेप का हो जाता है? सिकल शेप का, हंसियाकार बोलते हैं इसको, ठीक है। इसीलिए इसको हिंदी बोलते हैं हंसियाकार रक्त अल्पता, मतलब आपका रक्त में रक्त की कमी, मतलब एनीमिया, ठीक है। एनीमिया मतलब ब्लड की कमी, ठीक है। उसका जो सेल होता है ब्लड सेल वो हंसियाकार हो जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं सिकल सेल, ठीक है। A high proportion of abnormal molecules make the sickling permanent, ठीक है। तो अगर आपका ये बहुत ज्यादा अमाउंट में हुआ, एबनॉर्मलिटी बहुत ज्यादा अमाउंट में हुआ तो ये आपका परमानेंट सिकलिंग हो जाता है, मतलब ये आपके जो ह्यूमन बॉडी है उसके लिए परमानेंट हो जाता है आपका सिकलिंग कंडीशन को हम लोग बोलते हैं सिकलिंग कंडीशन, ठीक है। तो ये आपका जो लाइफ स्पैन है, आपका जो आरबीसी सेल या डब्ल्यूबीसी सेल या बाकी, तो हम आरबीसी का देखते हैं, आरबीसी सेल का जो लाइफ स्पैन है वो क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि आपका हीमोलाइसिस बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, बहुत जल्दी होता है।
ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या होता है HbA, HbA मतलब हीमोग्लोबिन ए जेनेटिकली अल्टर टू प्रोड्यूस HbS, ठीक है। हीमोग्लोबिन ए का मतलब होता है जो आपका एडल्ट हीमोग्लोबिन होता है, एडल्ट हीमोग्लोबिन या नॉर्मल हीमोग्लोबिन, उसको हम HbA बोलते हैं, हीमोग्लोबिन ए बोलते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा जेनेटिकली अल्टर्ड हो जाएगा, मतलब चेंज हो जाएगा, और चेंज होकर क्या बना देता है आपका HbS। HbS मतलब हीमोग्लोबिन, S का मतलब होता है आपका एब नॉर्मल हीमोग्लोबिन, ठीक है। एब नॉर्मल हीमोग्लोबिन बनाता है जिसको हम बोलते हैं HbS। वो उससे उसके कारण क्या हो गया आपका सब्सटीट्यूशन ऑफ वैलिन फ्रॉम ग्लूटामिन, वैलिन फॉर ग्लूटामिन एट द 6th पोजीशन ऑफ बीटा ग्लोबिन चैन। तो आप हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर देखिए, वहां पे जो आपका बीटा ग्लोबिन चैन है वहां पे आपका जो ग्लूटामिन रहता है, ठीक है, वैलिन आपका, वैलिन का क्या हो जाता है सब्स्टिट्यूशन हो जाता है ग्लूटामिन की जगह में, जो आपका 6th पोजीशन है आपका बीटा ग्लोबिन चैन का। तो इसी कारण से आपका ये कंडीशन होता है। मतलब आप इतना समझ लीजिए कि आपका जो नॉर्मल HbA है, आपका नॉर्मल हीमोग्लोबिन है, वो अल्टर हो जाता है एबनॉर्मल में, ठीक है। एबनॉर्मल में अल्टर हो जाता है, इसी कारण से आपको ये सिकल सेल होता है, ठीक है। अब सिकल सेल जो आपका रीजन देख ही रहे हैं हमको क्यों होता है, तो इरिथ्रोसाइट हैव देयर नॉर्मल बाइकॉन्केव डिस्क्वाइड शेप, ठीक है। आपका बाइकॉन्केव होता है डिसऑर्टेड, मतलब ये आपका चेंज हो जाता है, जेनेटिकली प्रेजेंट अ सिकल लाइक शेप, ठीक है। तो ये आपका नॉर्मल ब्लड सेल हुआ। तो ये आपका नॉर्मल ब्लड सेल क्या हो जाता है डिस्टॉर्ट हो जाता है, टूट जाता है या कन्वर्ट हो जाता है बोल सकते हैं। तो ये आपको कन्वर्ट हो जाता है किस शेप में, सिकल शेप में, या अर्धचंद्राकारी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका सिकल शेप में क्या हो गया कन्वर्ट हो गया, इसी को हम बोलते हैं सिकल शेप। रिड्यूस बोथ देयर प्लास्टिसिटी एंड लाइफ टाइम फ्रॉम द नॉर्मल, 120 दिन का होता है इसका लाइफ टाइम, वो आपका रिड्यूस हो जाएगा कितने 14 दिन में, ठीक है। तो आपका जो 120 दिन में आपका आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होता था वो आपका 14 दिन में हो जाएगा। तो 14 दिन का मतलब आप समझ रहे हैं 120 दिन से सीधे 14 दिन रिड्यूस हो गया, तो ये आपके लिए बहुत ही थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकता है, ठीक है। उसके बाद दिस रिजल्ट इन दी अंडरलाइंग एनीमिया एंड हाइपरट्रॉपिक बोन मैरो, ठीक है। तो आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा अंडरलाइंग एनीमिया, मतलब एनीमिया मतलब आपको ब्लड की कमी हो गई, और आपका हाइपरट्रॉपिक मतलब अच्छे से आपका फॉर्मेशन नहीं होना आपके बोन मैरो में, ठीक है। तो ये आपका रिजल्ट हो जाएगा किसका सिकल सेल एनीमिया का। तो इसमें आपको समझ में आ गया जो आपका ओरिजिनल साइज है उससे क्या हो जाएगा आपका साइज जो है चेंज हो जाएगा किसमें सिकल शेप में, ठीक है। तो इसीलिए इस डिसीज को हम बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। यहाँ पे आपको डायग्राम समझ में आ रहा है कि कैसा होता है आपका सिकल सेल। अब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मतलब आपका क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। क्लिनिकली इसको हम कैसे करें पता लगाएंगे, तो आपको कॉमन इन फीमेल में आपका कॉमन होता है बिफोर द एज ऑफ 30 ईयर्स, 30 ईयर्स के एज से पहले आपका कॉमन होता है, ठीक है। सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट या स्ट्रोक, ठीक है, कोई एक्सीडेंटल कंडीशन के कारण भी आपका ये हो सकता है, ठीक है। अप्लास्टिक क्राइसिस लीडिंग टू सीवियर एनीमिया, ठीक है। अप्लास्टिक मतलब अच्छे से फॉर्मेशन नहीं होना, ये कंडीशन भी आपका क्रिएट करता है क्या, ये कंडीशन भी आपको क्रिएट करता है एनीमिया, कौन सा सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। क्रोनिक लेग अल्सर, क्रोनिक लेग अल्सर मतलब आपके पैरों में कोई अल्सर का फॉर्मेशन हो जाना बहुत सीवियर वाला, ठीक है। उसके बाद आपका हिमेचूरिया, हिमेचूरिया मतलब आपका ब्लड का अमाउंट प्रेजेंट होता है किसमें यूरिन में, तो उसी को हम बोलते हैं हिमेचूरिया। आपको ब्लड का अमाउंट अगर आपको यूरिन में दिख रहा है तो भी आपको समझ जाना है क्योंकि यहाँ पे आपका सिकल सेल हुआ है, क्योंकि यहाँ पे सेल का साइज जो है रिड्यूस हो जाता है जिसके कारण से वो आपके बोमन कैप्सूल के जो लेयर होते हैं जो आपको छन्नी होता है उसको क्रॉस कर जाता है, ठीक है। एसेप्टिक ऑस्टियोनेक्रोसिस, एसेप्टिक ऑस्टियोनेक्रोसिस का मतलब होता है आपका जो बोन मैरो हो जाता है, आपको बोन मैरो क्या जाता है बोन मैरो का डेथ हो जाता है, ठीक है, जिसके कारण से वो अच्छे से ब्लड सप्लाई नहीं कर सकता, या तो हम बोल सकते हैं नेक्रोसिस ऑफ बोन मैरो, ठीक है, बोन मैरो में नेक्रोसिस हो जाना या डेथ हो जाना भी मान सकते हो, ठीक है। आपका राइनाइटिस, राइनाइटिस मतलब आपका क्या होता है इन्फ्लामेशन ऑन रेटिना, रेटिना में इन्फ्लामेशन जो होता है उसी को हम बोलते हैं राइनाइटिस, ठीक है। आपका रेटिनाइटिस, ठीक है, रेटिनाइटिस, रेटिना में इन्फ्लामेशन तो उसी को हम बोलते हैं रेटिनाइटिस, रेटिना में इन्फ्लामेशन जिसे रेटिनाइटिस लीडिंग टू ब्लाइंडनेस, अगर आपके रेटिना में क्या होगा इन्फ्लेमेशन होगा तो आपको ब्लाइंडनेस हो ही जाएगा, ठीक है। आपका स्प्लेनिक सिक्वेस्ट्रेशन, स्प्लेनिक सिक्वेस्ट्रेशन का मतलब आप मान सकते हैं कि आपका जो स्प्लीन का एनलार्जमेंट हो जाएगा, जो कुछ देर पहले बताया था स्प्लीन आपका बड़ा हो जाता है, क्यों बड़ा हो जाता है
क्योंकि यहाँ पे जो सिकल सेल है, सिकल सेल मतलब आपका हंसियाकार जो सेल है वो कहा जाएगा वहां जाके डिपॉजिट हो जाता है, डिपॉजिट होते जिसके कारण से स्प्लीन का साइज बढ़ते जाता है। ठीक है, उसके बाद है आपका रीनल फेलियर, आपका रीनल फेलियर भी हो गया तो भी आपको कंडीशन होना है सिकल सेल एनीमिया का। उसके बाद आपका एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम, ठीक है, एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम में आपके कंडीशंस होते हैं फीवर, कफ, स्पुटम प्रोडक्शन, मतलब आपको ज्यादा स्पुटम का फॉर्मेशन होगा। उसके बाद आपका डिस्फोनिया और हाइपोक्सिया, डिस्फोनिया मतलब आपको सांस लेने में दिक्कत होगा, और हाइपोक्सिया का मतलब होता है ऑक्सीजन की कमी हो जाना। ठीक है, हाइपोक्सिया मतलब ऑक्सीजन की कमी हो जाना, जिसके कारण से आपको चेस्ट सिंड्रोम हो सकता है, उसमें ये कंडीशन आपको मिलेगा, फीवर होगा, कफ होगा, ज्यादा स्पुटम का फॉर्मेशन होगा। जब आप खांसते हैं तो आपका एक लिक्विड निकलता है, उसी को हम बोलते हैं स्पुटम। ठीक है, तो उसका प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा। तो ये सब आपका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स है सिकल सेल एनीमिया के। ठीक है, देन हम देखते हैं डायग्नोसिस, कैसे डायग्नोस करेंगे हम सिकल सेल के पेशेंट का। ठीक है, कैसे डायग्नोस करेंगे, तो आपका टिपिकल सिकल शेप जो आरबीसी का शेप होता है उसको हम देख के जान सकते हैं माइक्रोस्कोप से कि आपका सेल का साइज प्रॉपर नहीं है, तो आपका डायग्नोसिस हो जाएगा कि आपको सिकल सेल है। ठीक है, डिक्रीज हीमोग्लोबिन लेवल, हीमोग्लोबिन का लेवल भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि आपको सिकलिंग है या सिकल सेल डिसीज है। उसके बाद आपका हाई रेटिकुलोसाइट काउंट, ठीक है, तो आपका रेटिकुलोसाइट्स की काउंटिंग भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, रेटिकुलोसाइट्स की काउंटिंग जो है बढ़ जाएगी, तो ज्यादा रेटिकुलोसाइट्स होना भी आपका क्या है, एनीमिया का कंडीशन होता है आपका। फिर आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज बोन मैरो, इंक्रीज बोन मैरो का मतलब हो गया आपका जो इंक्रीज बोन मैरो रिस्पॉन्स, तो आपके बोन मैरो का रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, जितना नहीं होना चाहिए उससे ज्यादा, तो जितना ज्यादा आपका क्या हो जाएगा वो ज्यादा काम करेगा, मतलब आपका किसका फॉर्मेशन ज्यादा करेगा, आपका सिकल सेल ब्लड का फॉर्मेशन ज्यादा करेगा, सिकल सेल ब्लड का फॉर्मेशन नहीं करना चाहिए। ठीक है, जैसे आप अभी रेटिकुलोसाइट, रेटिकुलोसाइट का मतलब आप समझ लीजिएगा कि आपका आरबीसी से रिलेटेड होता है, लेकिन रेटिकुलोसाइट जो होता है आपका इमेच्योर आरबीसी होता है, इमेच्योर आरबीसी का अमाउंट बढ़ जाएगा, जिसके कारण से वो इमेच्योर रहेगा, तो आपको जल्दी आपका सिकल में कन्वर्ट होगा। ठीक है, उसके बाद है आपका इलेवेटेड लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेस एंड डिक्रीज लेवल ऑफ हेप्टोग्लोबिन कन्फर्म हीमोलाइसिस, तो ये दोनों जो आपका लैक्टिक आपका हाइड्रोजन ये आपका हार्मोन है, ये आपका हार्मोन या आप समझ लीजिए कि एक एंजाइम है जो आपके हीमोलाइसिस करवाता है, मतलब आपके ब्लड सेल का को तोड़ने का काम करता है, लाइसिस का मतलब तोड़ना, तो उसकी अमाउंट भी बढ़ जाएगा, उस एंजाइम का अमाउंट बढ़ जाएगा, मतलब बढ़ा हुआ अमाउंट आपको दिखेगा जब आप डायग्नोसिस करोगे, टेस्ट लगाओगे तो। ठीक है, तो ये अभी आपको कॉज करेगा क्या, डिसीज। ठीक है, तो दिस इज अ सिकल सेल डिसीज का डायग्नोसिस। ठीक है, अब ट्रीटमेंट की बात करते हैं, तो ट्रीटमेंट आपका इसका भी नॉर्मल ही है जैसे हमने ब्लड का। ठीक है, तो आपका सबका मैनेजमेंट करना है आपको, वैसोऑक्लूसिव क्राइसिस, क्रोनिक पेन जो आपको पेन होगा, सिंड्रोम होगा उसको, आपका हीमोलाइटिक एनीमिया होगा उसको आपको सिर्फ मैनेज कर सकते हैं आप, इसकी कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन आप मैनेज करके आपके जिंदगी को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन, मैनेजमेंट ऑफ दी कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, तो ये सब कॉम्प्लिकेशन को आप सिर्फ मैनेज कर सकते हैं। अगर आप ओरल हेल्थ कंसिडरेशन की बात करेंगे तो आपका एमॉक्सिसिलिन जो होता है एंटीबायोटिक यूज होता है, तो एंटीबायोटिक यूज कब होगा, जब इन केस ऑफ इन्फेक्शन होगा, तो कुछ कुछ इन्फेक्शन के कारण भी होता है, तो ये सब कंडीशन के कारण आप अवॉइडेंस ऑफ लॉन्ग स्ट्रेसफुल डेंटल विजिट, जो आपका डेंटल विजिट है, जो आपका पेनफुल डेंटल आपका ट्रीटमेंट होता है, उसके लिए भी आप उसको क्या करोगे, अवॉइड करोगे, तो वहाँ पे ब्लड लॉस ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये सारे कंडीशंस होते हैं आपके ट्रीटमेंट के लिए, जो आपके मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सारा चीज जितने आपके कंडीशंस में बताया था उसका मैनेजमेंट करेंगे, जितना आपको पॉजिटिव बताया था उसका मैनेजमेंट करेंगे, तो आपका सिकल सेल मैनेजमेंट हो सकता है। ठीक है, तो आपका सिकलिंग का कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिलता है, लेकिन कुछ कुछ कंडीशन में ये ट्रीट किया जा सकता है, या इसके आपके लाइफ को लॉन्ग किया जा सकता है। ठीक है, आपके कुछ कुछ डिसीज और बच्चे थे, लेकिन आपका टाइम भी हो गया है। ठीक है, तो हम बात करते हैं अब थैलेसेमिया का। थैलेसेमिया मतलब आपका कंडीशन होता है, देयर इज अ रिड्यूस ग्लोबिन सिंथेसिस, ग्लोबिन सिंथेसिस की वजह से रिड्यूस हो जाता है, जिसके कारण से आपका हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस भी क्या प्रोडक्शन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। आपका फ्रायबिलिटी, सेल फ्रायबिलिटी जो होता है आपका मतलब सेल मेम्ब्रेन की जो फ्रायबिलिटी है वो बढ़ जाती है, जिसके कारण से आपका हीमोलाइसिस बहुत ज्यादा होता है। इसमें सीवियर केसेस में क्या हो जाते हैं, आपके
डेथ भी हो सकते हैं। तो मतलब आपका थैलेसीमिया में क्या होता है, जो आपका अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होता है, जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कैरी जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन जो होता है वो जो अमाउंट को कैरी करता है, उस प्रोटीन का जो अमाउंट है वो आपका कम हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, आपका कम हो जाता है, इसका मतलब आपका क्या हो गया कि अच्छे से अमाउंट में यहाँ पे आपका रेड ब्लड सेल का फॉर्मेशन नहीं होता है, रेड ब्लड सेल का फॉर्मेशन नहीं होता है, और आपका हीमोग्लोबिन क्या हो जाता है, बहुत कम हो जाता है, नॉर्मल के कंपैरिजन में आपका बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, या कैरी जो आपका, आप ये मान के चलिए कि जो ब्लड आपका ऑक्सीजन कैरी जो करता है, जो प्रोटीन, उसकी कमी हो जाती है। तो आपका जो कैरी करता है वो कौन है, आपका हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, जिसका डिस्ट्रक्शन ज़्यादा होता है। ठीक है, आपका रेड ब्लड सेल का डिस्ट्रक्शन भी ज़्यादा होता है। तो ये आपका हीमोग्लोबिन की कमी के कारण आपका रेड ब्लड सेल का डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है। तो इसी डिसीज को हम बोलते हैं थैलेसीमिया। और इसमें आपको सीवियर केसेस में क्या होता है, इसमें डेथ के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका थैलेसीमिया। अब थैलेसीमिया का हम पैथोजेनेसिस देखेंगे। तो आपका पैथोजेनेसिस की बात करेंगे तो पाथवे जिसका से डिसीज हो सकता है। ठीक है, तो नॉर्मल, अगर हम नॉर्मल एडल्ट हीमोग्लोबिन की बात करेंगे, जो आपका हीमोग्लोबिन ए होता है, ठीक है, तो ये आपका कॉन्जुगेटेड, हीम इज कॉन्जुगेटेड टू ग्लोबिन फॉर्म हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो इसमें आपका हीमोग्लोबिन 2 पेयर्स में होते हैं, अल्फा और बीटा चेन के फॉर्म में। ये आपका नॉर्मल कंडीशन हो गया। अब हम थैलेसीमिया जो पेशेंट है या थैलेसीमिया जो ह्यूमन है उसमें देखेंगे, आपका जो हेट्रोजीनस ग्रुप है, डीमिनाइज्ड सिंथेसिस ऑफ अल्फा चेन एंड बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन ए। तो आपका हीमोग्लोबिन ए में आपका जो अल्फा चेन और बीटा चेन का जो फॉर्मेशन होता है वो कम हो जाता है या कमजोर हो जाता है। ठीक है, थैलेसीमिया, तो अगर अल्फा चेन की कमी हो गई तो उसको हम बोलते हैं थैलेसीमिया ए डेफिशिएंसी, आपको डेफिशिएंट सिंथेसिस ऑफ अल्फा चेन। अगर थैलेसीमिया बीटा की बात करेंगे तो आपका, या थैलेसीमिया बी की बात करेंगे तो डेफिशिएंट सिंथेसिस ऑफ बीटा चेन। ठीक है, तो ये कंडीशन होता है थैलेसीमिया में, या तो अल्फा चेन की कमी हो जाएगी या बीटा चेन की कमी हो जाती है, जिसके कारण से आपको थैलेसीमिया ए या थैलेसीमिया बी या थैलेसीमिया अल्फा या बीटा बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये सब कंडीशन है आपके थैलेसीमिया की। नॉर्मल कंडीशन में जैसा होता है, दोनों चेन होता है, उसमें आपकी कमी हो जाएगी, या तो ए नहीं रहेगा या बी नहीं रहेगा, या तो दोनों में से किसी एक का फॉर्मेशन कम होगा। ठीक है, अब आपका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या साइन एंड सिम्टम्स बोल सकते हैं थैलेसीमिया का क्या क्या होता है। ऑकर्स विद इन द फर्स्ट 2 years ऑफ लाइफ, जो आपको स्टार्टिंग का जो आपका लाइफ है उसमें आपको दिख जाते हैं। ठीक है, लक्षण इसके। सिबलिंग आर कॉमनली अफेक्टेड, मतलब सिबलिंग मतलब जो आपके भाई बहन है वो आपके इजिली अफेक्टेड होते हैं, कॉमनली अफेक्टेड होते हैं इस डिसीज से। येलोविश कलर और दी स्किन, मतलब जो आपकी स्किन है उसमें येलोविश कलरनेस आपको दिखने चालू हो जाएंगे। फीवर और चिल्स, आपको फीवर भी होगा, चिल्स मतलब आपको ठंडी भी बहुत लगेगी। ठीक है, उसके बाद आपका जनरलाइज्ड वीकनेस आपके पूरे बॉडी में हो जाएगा। जनरलाइज मतलब पूरा बॉडी। ठीक है, पूरे बॉडी में आपको वीकनेस महसूस होगा। एक और कंडीशन होता है आपका रोडेंट फेसियस। ठीक है, मतलब आपका रोडेंट टाइप का फेस आपको दिखेगा। ठीक है, ये आपको कंडीशन है रोडेंट फेस का। ठीक है, डेवलप्स अ मोनोग्लाइड फीचर ड्यू टू प्रोमिनेंस ऑफ द चिक्स। ठीक है, तो आपका प्रोमिनेंस चिक्स मतलब थोड़ा फैलाव हो जाएगा। तो आपका प्रोट्रूशन ऑफ द मैक्सिलरी अच्छे से फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, एक्सिलरी एंटीरियर टीथ डिप्रेशन ऑफ द ब्रिज ऑफ द नोज। ठीक है, तो आपके नोज भी, आपके जो मिडिल पोर्शन है वो अच्छे से दब जाएगा, और आपका जो एंडिंग प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा फैल जाएगा। तो ये आपका रोडेंट जो आपको डायग्राम में दिख रहा है, इस टाइप का आपको फेस दिखेगा। तो ये कंडीशन है आपके थैलेसीमिया के। ठीक है, तो आपको साइन एंड सिम्टम आपको कैसे पता लगा सकते हैं कि आपको थैलेसीमिया है देखने से। ठीक है, उसके बाद है आपका लेबोरेटरी फाइंडिंग, मतलब आपके थैलेसीमिया को आप कैसे पता लगा सकते हैं कि आपके, मतलब डायग्नोसिस बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो आपका आरबीसी, जो आपके सेफ्टी पिन सेल्स होते हैं, आपके आरबीसी में सेफ्टी पिन टाइप की जो सेफ्टी पिन दिखता है वैसे आपके सेल्स होते हैं। ठीक है, वो वैसी न्यूक्लियस हो जाता है आपके आरबीसी का न्यूक्लियस। ठीक है, आरबीसी में न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, आरबीसी में न्यूक्लियस वैसे होता नहीं है, और ये आपके आरबीसी जो सर्कुलेटिंग आरबीसी होता है उसमें आपके न्यूक्लियस सेल का या सेफ्टी पिन टाइप का न्यूक्लियस सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये भी आपका कंडीशन है, ये आप ब्लड सेल का सैंपल लेके पता लगा सकते हैं आप लेबोरेटरी में। डब्ल्यूबीसी, आपको फ्रीक्वेंटली एलिवेटेड जो डब्ल्यूबीसी है आपका अचानक से बढ़ जाएगा। ठीक है, और बोन मैरो में क्या होगा, आपका सेलुलर हाइपरप्लेसिया विथ लार्ज नंबर ऑफ इमेच्योर या प्रिमिटिव
स्टेम सेल ऑफ आरबीसी, इमेच्योर सेल का फॉर्मेशन ज्यादा होगा क्योंकि आपका हाइपरप्लासिया मतलब साइज में इंक्रीजिंग हो जाता है, इसको हम लोग हाइपरप्लासिया बोलते हैं। तो लार्ज नंबर में आपका इमेच्योर सेल का फॉर्मेशन होगा। तो ये आपका इस ब्लड सैंपल से आप इसको भी पता लगा सकते हैं। ट्रीटमेंट क्या क्या है आपका, बोन मैरो आपका सॉरी ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है। तो आपको ये आपको टेम्पोररी रिमिशन है कि आपका ब्लड ट्रांसफ्यूजन आप कर सकते हैं इस कंडीशन पे, ठीक है। ट्रीटमेंट है ब्लड, क्योंकि आपका ब्लड का फॉर्मेशन अच्छे से नहीं हो रहा है, मतलब प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, मतलब हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, तो आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू इसको मेंटेन कर सकते हैं। उसके बाद आपका है बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, मतलब बोन मैरो ट्रांसप्लांट करेंगे तो आपका हो सकता है बोन मैरो आपका ट्रांसप्लांट करने से अच्छा बोन मैरो आपका ट्रांसप्लांट कर दिया गया तो वहाँ पे आपका ब्लड का फॉर्मेशन बहुत अच्छे से हो जाए, हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन बहुत अच्छे से हो जाए, ठीक है। तो ये सब आपके थैलेसीमिया के डायग्नोसिस है और उसका ट्रीटमेंट भी है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं आपका मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। मेगलोब्लास्टिक एनीमिया मतलब आपका साइज का इंक्रीज होना, मेगा मतलब साइज, बड़ा साइज, ठीक है। एनीमिया, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। तो मैच्योरेशन ऑफ इरिथ्रोसाइट, मैच्योरेशन ऑफ इरिथ्रोसाइट इज इम्पेयर, मतलब आपका जो मैच्योरेशन होता है इरिथ्रोसाइट का मैच्योरेशन होता है वो डिपेंड करता है आपको विटामिन B12 और फोलिक एसिड में। तो उसका जो आपका इरिथ्रोसाइट का जो मैच्योरेशन है वो इम्पेयर हो जाएगा क्योंकि डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड, विटामिन B12 या फोलिक एसिड की कमी के कारण आपका जो इरिथ्रोसाइट का मैच्योरेशन है वो अच्छे से नहीं हो पाएगा, ठीक है। या एंड एबनॉर्मली लार्ज इरिथ्रोसाइट, जो आपका इरिथ्रोसाइट का साइज है वो अचानक से बढ़ जाएगा, इसी को हम बोलते हैं मेगेलोब्लास्ट आर फाउंड इन दी ब्लड। तो ब्लड में आपका एक्सेस मतलब एक्सेसिव साइज ऑफ रेड ब्लड सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा, उसी को हम बोलते हैं जो होता है आपको मेगेलोब्लास्ट बोलते हैं। तो उसी मेगेलोब्लास्ट से आपका बना है मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया, ठीक है। तो ये आपका एक और टाइप हो गया एनीमिया का, ठीक है। इसमें हम आगे देखेंगे आपका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मतलब क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स ऑफ मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया या पर्निशियस एनीमिया। तो जो आपका साइन एंड सिम्टम्स मतलब आपको जो मेगेलोब्लास्टिक या माइक्रोसाइटिक एनीमिया आपके आपको लक्षण दिखेंगे, ठीक है। पैनसाइटोपेनिया आपका लिकोपेनिया और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। लिकोपेनिया मतलब आपके व्हाइट ब्लड सेल का जो सेल का साइज है वो कम हो जाएगा या अमाउंट कम हो जाएगा, और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया मतलब आपके प्लेटलेट्स का अमाउंट कम हो जाएगा। तो इन दोनों को हम बोलते हैं लिकोपेनिया और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, ठीक है। अब आपका हो गया पेयर स्थेसिया, ठीक है। तो पेयर स्थेसिया का मतलब होता है आपका बर्निंग सेंसेशन जो आपके हैंड्स में या पाम्स में या आपके आर्म्स में, फीट में, आपको लेग्स में आपको क्या मिलेगा, बर्निंग सेंसेशन मिलेगा। तो उसी को हम लोग बोलते हैं पेयर स्थेसिया, ठीक है। उसके बाद टिंगलिंग एंड नमनेस ऑफ हैंड एंड फीट। टिंगलिंग का मतलब होता है आपको झुनझुनी होना, ठीक है। जो आपको झुनझुनी टाइप लगता है ना उसी को हम बोलते हैं टिंगलिंग। एंड नमनेस मतलब उसका काम मतलब वो आपको सेंस नहीं होगा, ठीक है, हैंड्स और फीट में। उसके बाद है आपका मसल्स वीकनेस। तो मसल्स वीकनेस मतलब आपके मसल्स वीक हो जाएंगे ड्यू टू आपको, क्योंकि आपका हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन अच्छे से नहीं हो, तो आपको जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी, तो आपके मसल्स में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएंगे, तो आपके मसल्स वीक हो जाएंगे। उसके बाद इम्पेयर्ड सेंस ऑफ स्मेल, जो आपके सेंस ऑफ स्मेल है वो भी क्या हो जाएगा, इम्पेयर्ड हो जाएंगे, क्योंकि आप उससे अच्छे से सेंस नहीं कर पाएंगे स्मेल को, ठीक है। फैटिक मतलब आपका थकान, आपको थकान बहुत होगा। माइल्ड मेमोरी इम्पेयरमेंट मतलब आपको थोड़े समय के लिए आपको ऐसा लगेगा कि आपको मेमोरी चली गई है, ठीक है, क्योंकि आपको ब्लड का जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो कम हो गई है। उसके बाद डिप्रेशन जैसा आपको फील होगा। बर्निंग सेंसेशन इन दी टंग में आपको बर्निंग सेंसेशन होगा, लिप्स में होगा, आपको बक्कल म्यूकोसा में होगा, एंड अदर म्यूकोसा साइट में भी आपको क्या होगा, बर्निंग सेंसेशन होगा, ठीक है। तो ये सारे आपके साइन एंड सिम्टम्स है, क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स है मेगलोब्लास्टिक एनीमिया का, ठीक है। देन हम देखते हैं उसकी डायग्नोसिस, उसको कैसे डायग्नोस किया जा सकता है मेगलोब्लास्टिक एनीमिया को। तो इसको डायग्नोस करने के लिए हम देखते हैं आपका ब्लड। तो ब्लड में आपका आरबीसी काउंट इज सीरियसली डिक्रीज ऑफन टू 1, ठीक है। तो 1 लाख से कम हो जाता है, लेस पर क्यूबिक, 10 लाख से कम हो जाता है, ठीक है, लेस पर क्यूबिक पर mm, ठीक है, इससे कम हो जाता है, तब आपका ये कंडीशन होता है। पियर और टीयर ड्रॉप शेप इरेथ्रोसाइट आर प्रेजेंट, ठीक है। तो ये आपका पियर एंड टीयर साइट जो सेल है वो प्रेजेंट हो जाता है, जिसके कारण भी आप, जिससे भी आप पता लगा सकते हैं कि आपको मेगलोब्लास्टिक एनीमिया है। उसके बाद हीमोग्लोबिन कंटेंट अचानक से बढ़ जाता है, ठीक है,
और माइल्ड मॉडरेट थ्रोम्बोसाइटोपेनिया इज नोटिस। ठीक है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया मतलब आपके प्लेटलेट्स का रिड्यूस होना भी आपको दिखेगा। ठीक है, सीरम के थ्रू आप पता लगा सकते हैं कि आपका इनडायरेक्ट बिलीरुबिन में भी एलिवेटेड, कि आपका लाइसिस बहुत ज़्यादा होता है, लाइसिस बहुत जल्दी होता है, इसलिए आपका जो बिलीरुबिन का लेवल है वो आपको ज़्यादा दिखेगा इसमें। तो इस सबसे आप पता लगा सकते हैं कि आपको मेगलोब्लास्टिक एनीमिया है। ठीक है, इसका भी ट्रीटमेंट आपका मेगलोब्लास्टिक एनीमिया का ट्रीटमेंट है आपका वीकली इंट्रामस्कुलर, वीकली हम इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देते हैं ऑफ 100 माइक्रोग्राम ऑफ विटामिन B12 फॉर द इनिशियल 4 to 6 वीक। जब आपको ये डिसीज हो जाता है तो हम उसको इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के थ्रू 1000 माइक्रोग्राम, ठीक है, 1000 माइक्रोग्राम हम क्या करेंगे, विटामिन B12 देंगे, जो आपके स्टार्टिंग के 4 से 6 सप्ताह है उसमें। ठीक है, उसके बाद उसको फॉलो करते रहते हैं पर वीक। ठीक है, उसके बाद फॉलो करेंगे, उसके बाद फॉलो करते जाएंगे आपके 1000 माइक्रोग्राम पर वीक। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, तो ये आपका ट्रीटमेंट हो गया मेगलोब्लास्टिक एनीमिया का। देन हम देखते हैं एक डिसीज होता है आपका हीमोफीलिया। ये भी आपका एनीमिया का टाइप है, दिस इज अ हीमोफीलिया। इस कंडीशन में आपका हीमोफीलिया इज अ डिसऑर्डर, पर्सन विथ हीमोफीलिया लैक द एबिलिटी टू स्टॉप ब्लीडिंग। ठीक है, because of the low level of complete absence of specific protein called factors in their blood that are necessary for clotting। ठीक है, तो इस डिसीज में आपको क्या होता है, जो पर्सन जिसको हीमोफीलिया हुआ है उसमें आपका जो ब्लड क्लॉटिंग है, जो ब्लड का लॉस है, वो कैपेसिटी आपका ब्लीडिंग, जो लॉस ऑफ ब्लीडिंग होता है, सॉरी ब्लीडिंग जो कंडीशन होता है उसको स्टॉप करने की जो एबिलिटी होती है वो खत्म हो जाती है। मतलब आपका जो ब्लड क्लॉटिंग है वो नहीं होता है या बहुत लंबे समय बाद होता है जो आपका। तो इसमें क्या होता है, जो आपके फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं ब्लड क्लॉटिंग के लिए वो क्या हो जाता है यहाँ पे नहीं है, या तो खत्म हो जाते हैं। ठीक है, इसके कारण से या तो एब्सेंट हो जाते हैं, जिसके कारण से आपको ये डिसीज होता है। इनहेरिटेड ब्लीडिंग और कोएगुलेटिंग डिसऑर्डर। ठीक है, तो ये भी आपका इनहेरिटेड है, मतलब आपका पेरेंट्स टू डॉटर ये ट्रांसफर होता है। ठीक है, प्रॉपर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड हेल्प्स प्रिवेंट एक्सेसिव ब्लीडिंग। ठीक है, तो अगर इसमें हम प्रॉपर क्लॉटिंग ड्रग यूज करेंगे तो आपका हेल्पफुल हो सकता है। तो हीमोफीलिया मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि आपका जब ब्लड लॉस होता है, ब्लीडिंग होता है, उसको जो स्टॉप करता है वो कैपेबिलिटी आपके बॉडी में नहीं रहती है, खत्म हो जाती है। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ हीमोफीलिया की बात करेंगे तो आपका 2 टाइप का होता है, हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी। ठीक है, तो लैक ऑफ फैक्टर 8 और लैक ऑफ फैक्टर 10, तो ये दोनों फैक्टर की कमी के कारण जो आपको डिसीज होता है या हीमोफीलिया होता है उसको हम डिवाइड किए हैं आपका हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी के फॉर्म में। ठीक है, तो ये है आपका हीमोफीलिया। अब हीमोफीलिया हम देख रहे हैं यहाँ पे कि हीमोफीलिया आपका कैसा है, ये आपका नॉर्मल ब्लड वेसल दोनों में नॉर्मल है। अब आपका यहाँ पे क्या हुआ, हीमोरेज हुआ, मतलब ब्लड लॉस हो रहा है, तो यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, क्लॉटिंग हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हेल्दी का हो गया। अब यहाँ पे भी आपका नॉर्मल ब्लड वेसल है, यहाँ आपका हीमोरेज हुआ, यहाँ पे आपका लॉस ऑफ ब्लड हो रहा है, यहाँ पे आपका जो मतलब या क्लॉटिंग की एबिलिटी होती है वो नहीं है, मतलब यहाँ पे क्लॉटिंग हो ही रहा है, तो ये कंडीशन हो गया आपका हीमोफीलिया, मतलब यहाँ पे क्लॉट का फॉर्मेशन नहीं होता, मतलब आपका ब्लड लॉस बढ़ जाता है। ठीक है, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं हीमोफीलिया। ठीक है, कॉज देख सकते हैं आप, हीमोफीलिया का कॉज देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप कॉज की बात करेंगे तो हीमोफीलिया टाइप्स ए एंड बी आर इनहेरिटेड डिसीज पासेस या पास्ड ऑन द फ्रॉम अ जीन लोकेटेड ऑन द एक्स क्रोमोसोम। ठीक है, तो एक्स क्रोमोसोम में जो आपको जीन लोकेशन होता है उसके कारण से आपका ये हो सकता है। फीमेल कैरियर्स ऑफ हीमोफीलिया हैज द हीमोफीलिया जीन on one of her X chromosome and there is a 50% of chances that she may pass the defective genes on her male offspring। ठीक है, तो यहाँ पे आपके चांसेस आपको दिख रहे हैं, अगर आपका जो फादर है वो हीमोफीलिक है और मदर आपका अनइफेक्टेड है तो आपके जो डॉटर है उसमें आपके कैरियर हीमोफीलिया एज अ कैरियर वर्क कर सकता है। लेकिन अगर हम बात करेंगे अगर आपका जो फादर है वो आपका हेल्दी है लेकिन आपकी मदर जो है एज अ कैरियर है, एज अ कैरियर मतलब इसको जरूरी नहीं कि हीमोफीलिया पूरी तरीके से एज अ कैरियर काम करते हैं। तो ये क्या करते हैं, आपको जो डॉटर है उसमें से आपके जो सन है उसमें आपको कंप्लीट हीमोफीलिया हो सकता है और एक डॉटर मतलब यहाँ पे एक सन
और एक डॉटर में आपके चांसेस हो सकते हैं हीमोफीलिया के। तो ये एज अ कैरियर काम करता है। तो मेल आपका मेल्स who inherit the defective gene will develop hemophilia, ठीक है। मेल्स with hemophilia do not pass the gene to their son, मतलब ये आपके सन में पास नहीं होता है। however they do pass the gene to their daughters, तो ये आपके डॉटर में ही पास होता है अगर आपके मेल की बात करेंगे तो, ठीक है। और फीमेल की बात करेंगे तो आपके दोनों में ट्रांसफर होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका हीमोफीलिया का कॉजेस, ठीक है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं सिम्टम्स ऑफ हीमोफीलिया, मतलब आपको क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। तो एक्सेसिव अनकंट्रोलेबल ब्लीडिंग, जो आपका जो ब्लड आपका रिलीज लॉसेस होता है, ब्लीडिंग जो होता है वो आपका अनकंट्रोल होगा। मतलब हमारे में जैसे लॉस होता है फिर धीरे धीरे क्लॉट हो जाता है, वैसे आप जो हीमोफीलिक पर्सन उसमें का ब्लड का लॉस रुकता ही नहीं है, अनकंट्रोलेबल हो जाता है, एक्सेसिव हो जाता है। ब्लीडिंग में ऑकर इवन इफ देयर नो इंजरी, इंजरी नहीं रहता तो भी आपको ब्लीडिंग होने के चांसेस रहते हैं। ऑफन ऑकर्स इन जॉइंट एंड दी हेड, ठीक है, मतलब जॉइंट में और हेड में आपके ये हो सकता है। ब्रूसिंग, ब्रूसिंग का मतलब होता है चोट लगना। ऑकर्स फॉर स्मॉल एक्सीडेंट विच कैन रिजल्ट अ लार्ज हेमाटोमा, अगर आपको छोटा सा भी एक्सीडेंट हुआ है तो भी वो लार्ज हो सकता है क्योंकि यहाँ पे ब्लड का क्लॉटिंग नहीं होता है। ब्लीडिंग इजिली, आपको टेंडेंसी टू ब्लीड, ठीक है, तो आपका इजिली ब्लीडिंग होने के चांसेस रहते हैं। छोटा सा चोट लगा उसमें भी आपको ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि यहाँ पे क्लॉटिंग नहीं होना है। ब्लीडिंग इनटू जॉइंट, hemathosis can cause pain, immobility and eventually deformity if not medically managed properly, ठीक है। तो ब्लीडिंग, आप जॉइंट में भी आपकी ब्लीडिंग के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, जो आपके सिम्टम्स हैं हीमोफीलिया के, ठीक है। देन हम नेक्स्ट देखते हैं आपका सिम्टम्स। आपको सिम्टम्स यहाँ दिख रहे हैं कि आपके हीमोफीलिया के सिम्टम्स, ब्लीडिंग सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं। तो आपको बहुत सारी चीज़ें, सॉफ्ट टिश्यू ब्लीड्स, मतलब आपको रेडनेस आपको बहुत जगह दिखेगा। उसके बाद है आपका थाई काल, आपका मेडिसिन मतलब आपके थाइस में, आपके जो नीज है उस आपका जो काल्फ है उसमें भी आपको ब्लीडिंग आपको दिखेगा। इसके बाद आपका, ठीक है, तो आपको और डेल्टॉइड मसल्स में भी आपको दिखेगा जहां आपको बर्निंग सेंसेशन, आपको बर्निंग सेंसेशन होगा। ब्रूसिंग, चोट लगने की, चोट लगेगा, थोड़ा चोट लगे तो भी आपको ज़्यादा ब्लीडिंग्स आपको दिखेंगी। जो आपके बुटॉक्स है उसमें भी आपको पेन रहेगा और आपके रेडनेस मतलब हर ऑर्गन में आपको रेडनेस दिखेगा क्योंकि आपका कभी भी थोड़ा सा भी चोट लगेगा तो आपको ब्लड का लॉस बहुत ज़्यादा होगा। तो ये सारे कंडीशन है आपके हीमोफीलिया ब्लीडिंग सिम्टम्स के, ठीक है। तो ये आपके सिम्टम्स ऑफ हीमोफीलिया। देन हम बात करते हैं डायग्नोसिस। डायग्नोसिस की बात करेंगे तो डायग्नोसिस आप कैसे कैसे कर सकते हैं। कंप्लीट मेडिकल हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, आप इसकी मेडिकल हिस्ट्री देख सकते हैं और फिजिकल एग्जामिनेशन भी कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ आपको रेडनेस दिख रहा है। तो रेडनेस के हिसाब से आप पता लगा सकते हैं कि क्या क्या कंडीशंस है, किस टाइप का आपका लॉस हुआ है ब्लड का, उससे थ्रू भी आप देख सकते हैं। आपका क्लॉटिंग फैक्टर लेवल, क्लॉटिंग फैक्टर का लेवल दे सकते हैं, जिसमें कि हम लोग 8th और 10th की बात किए थे यहाँ पे फैक्टर्स, तो उसका हम देख सकते हैं कि क्लॉटिंग फैक्टर का लेवल क्या है। कंप्लीट ब्लड काउंट, सीबीसी बोलते हैं उसको, कंप्लीट ब्लड काउंट भी कर सकते हैं कि आपको क्या क्या कौन कौन सा सेल कितना कितना अमाउंट यहाँ पे प्रेजेंट है। असेसमेंट ऑफ ब्लीडिंग टाइम, हम ब्लीडिंग टाइम को असेस कर सकते हैं, कितना टाइम लग रहा है, अगर ब्लड क्लॉट भी हो रहा है तो कितने टाइम में हो रहा है, इसको असेसमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डिसेबिलिटी फ्रॉम हीमोफीलिया इज क्रोनिक जॉइंट डिसीज, जो आपकी क्रोनिक जॉइंट डिसीज होती है जिसको हम ऑर्थोपैथी बोलते हैं। दिस इज कॉज्ड बाय द अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग इनटू द जॉइंट, जॉइंट में अनकंट्रोल ब्लीडिंग होता है, उससे भी हम पता लगा सकते हैं कि आपका हीमोफीलिया का कंडीशन है। हीमोरेज, ठीक है, सीवियर इंटरनल एक्सटर्नल डिस्चार्ज ऑफ ब्लड, ठीक है, मतलब आपका सीवियर डिस्चार्ज हो जाएगा आपको ब्लड का, इंटरनल एक्सटर्नल डिस्चार्ज आपको बहुत ज़्यादा होगा, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी। तो ये आपका हीमोरेज का कंडीशन हो सकता है। तो इससे भी हम समझ आ सकता है कि आपको हीमोफीलिया का कंडीशन है। देन हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट की बात करेंगे हीमोफीलिया का, तो आप एक तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं, दूसरा आपका प्रोफाइलेक्टिक प्रिवेंशन ट्रीटमेंट विद इन्फ्यूज्ड क्लॉटिंग फैक्टर, आप क्लॉटिंग फैक्टर का इन्फ्यूजन भी कर सकते हैं, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी कर सकते हैं। ये आपको एक डायग्राम से आपको दिखाई दिया जा रहा है कि आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन कैसे होता है, आपको नया ब्लड दिया जा सकता है, ब्लड का ट्रांसफ्यूज किया जा सकता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है हीमोफीलिया और आपके ब्लड डिसऑर्डर से आपके रेफरेंसेस हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हैं इस पूरे इसकी पूरी स्टडी करने के लिए, ठीक है। तो ये आपके बुक्स हैं जिसको आप स्टडी कर सकते हैं।
थैंक यू सो मच। तो ये आपका कंप्लीट हो गया ब्लड डिसऑर्डर।